हरे कृष्णा। प्रणाम। वेलकम टू द क्लास। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना। जमुनातीरावनचारि। जमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय निताय गौर। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। Those who are sitting in front can switch on their cameras. Okay, so today we have a very special class. So today's topic is सुबह से शाम तक हमारा डाइट कैसा रहे और किस प्रकार से हम अपने डाइट को हेल्दी रख सकें। तो बिफोर कमिंग टू आवर टॉपिक और बिफोर वेलकमिंग आवर स्पेशल गेस्ट, आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम क्यों आज इस प्रकार का टॉपिक लिए हैं। ज्यादातर हमारे टॉपिक्स कृष्णा कॉन्शियस होते हैं कि भाई हम किस प्रकार से भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए, जप अच्छे से कर पाए और भगवत धाम जा पाए। पर आज का जो टॉपिक है वो शायद आपको भ्रमित कर सकता है कि आज हेल्दी डाइट के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, जबकि वो एकदम शारीरिक लेवल का टॉपिक है। तो इसके विषय में से 5 मिनट कहना चाहूंगी कि श्रीमद् भागवतम में भी अगर आप देखेंगे 11वें स्कंद में, तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। वहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। भगवत गीता में भी भगवान बताए हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को एक जीव को एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य जो जन्म है वो बहुत ही एक प्रेशियस गिफ्ट है भगवान की तरफ से हमें। इट्स लाइक अ बोट, एक बोट दिया है भगवान ने हमें।
भौतिक जगत को, इस भौतिक भव सागर को पार करने के लिए, सागर को पार करने के लिए बोट चाहिए ना, शिप चाहिए ना। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के भव सागर को पार करने के लिए भगवान ने एक जीवात्मा को इस मनुष्य नामे बोट में रख दिया है। और मनुष्य शरीर ही एक ऐसा बोट है जिससे हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज लाइक अ इंस्ट्रूमेंट टू सर्व द लॉर्ड। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यंत्र रूढ़ानी माया। ये एक यंत्र है, मशीन है। दिस बॉडी इज लाइक अ मशीन। तो जिस प्रकार से फैक्ट्रीज में हम देखते हैं कि जो मशीन्स यूज करते हैं उसमें भी टाइम टू टाइम ऑयलिंग और रिपेयरिंग और इस प्रकार के कार्य चलते हैं, उसी प्रकार से इस बॉडी को भी टाइम टू टाइम हमें अच्छे इसको मेंटेन करना पड़ता है। इसको ऑयलिंग करके रखना पड़ता है, इसको वेल क्या बोलते हैं, इसको वेल मेंटेन्ड जैसे बोलते हैं वैसे करके रखना पड़ता है, ताकि हम इस शरीर के द्वारा, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इस शरीर से इंद्रिय भोग के लिए इसको मेंटेन करके नहीं, इस शरीर के द्वारा हम भगवान की अच्छे सेवा कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब अगर हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, हमें बुखार हो जाता है या कोई बीमारी लग जाती है, तो हम अपने जप में ध्यान नहीं दे पाते, हम ठीक प्रकार से सेवा नहीं कर पाते, हम कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, हम अपने मन को भगवान में एकत्रित एकाग्रचित नहीं कर पाते। तो इस भावना से हम इस शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रख पाए, पूरा प्रयास करें। तो सो वी हैव ऑर्गेनाइज दिस क्लास, ताकि हम महिलाएं हैं, जो हमारा मेन जो ड्यूटी है वो है कुकिंग इन द किचन। तो हम पूरे परिवार को भरण पोषण करते हैं कुक करके। तो अगर हमें इस प्रकार का ज्ञान होगा कि भाई क्या सही है, सुबह क्या खाना चाहिए, सुबह दोपहर में क्या, रात में क्या, किस प्रकार से अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहिए, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम बहुत अच्छे से अपने परिवार को कृष्णा कॉन्शियस बना सकेंगे और अपने ड्यूटीज को फॉलो कर सकेंगे। इवन भगवत गीता में भी अगर आप देखेंगे तो भगवान कई जगहों पे आहार के बारे में चर्चा किए हैं। जैसे आप 17 चैप्टर में देखेंगे, भगवान गीता में 3 प्रकार के आहार के बारे में डिस्कस किए हैं, सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार। और किस प्रकार से सत्वगुणी आहार हमें बल और क्या बोलते हैं, एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन और लॉन्गर लाइफ प्रदान करता है। किस प्रकार से रजोगुणी और तमोगुणी आहार हमें नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा भगवान स्वयं गीता में किए हैं। इवन गीता में ही भगवान 16 अध्याय में, छठे अध्याय में के लास्ट वर्सेस में भगवान युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो भगवान वहां बताया है कि किस प्रकार से युक्त आहार विहारस्य, जो हमारा जो आहार है वो युक्त, दैट मीन्स रेगुलेटेड होना चाहिए। तो इवन भगवत गीता में भी भगवान ने इस आहार के बारे में चर्चा की है, ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ बना के रख सकें और वो भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकें। तो विदाउट फर्दर डिले हम वेलकम करते हैं अपने क्लास में हिज हर ग्रेस राधा रूपा माता जी को। थैंक यू माता जी फॉर कमिंग टू आवर क्लास। और माता जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। तो माता जी 2004 में हिज होलीनेस राधानाथ महाराज से दीक्षित हैं। और 2003 से ही वह इस आयुर्वेद के प्रैक्टिस में है, और शी हरसेल्फ इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। और वो एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट भी हैं। और काफी समय से वो इस प्रकार से योगा और प्राणायाम लोगों को सिखा रहे हैं। और इस प्रकार से काफी समय से आयुर्वेदिक एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रिसेंटली वो कुछ म्यूजिक थेरेपी भी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली। माता जी कैन इनलाइटन अस रिगार्डिंग दिस, कि वो म्यूजिक थेरेपी क्या होती है। ओके। तो इस प्रकार से थैंक यू सो मच माता जी, आप यहाँ आए और हम सभी माता जी इसको इनलाइटन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण माता जी। आई एम ऑडिबल माता जी क्लियरली? मैं ठीक से सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस आपको? यस। ओके। ओके। तो यस माता अ, तो अब सभी माता जी इसको सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। यस माता जी। जी। यस माता जी। यस माता ओके, सुनाई दे रहा है। ओके। जी। ओके। यस यस माता तो जी। माता जी। आप सभी यस लोग अपने माता जी। क्वेश्चंस लिख सकते हैं पेपर पे, जैसे जैसे माता जी हमें बताएंगे आयुर्वेद के बारे में और आहार के बारे में। तो आप सभी लोग अपना क्वेश्चंस बाद में पूछ सकते हैं क्लास के बाद। ओके। तो सबसे पहला माता जी यही क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में आहार के बारे में मतलब क्या बताया गया है, किस प्रकार से आहार हमारे शरीर को मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो जैसे
हमने बोला अभी कि भगवान की सेवा के लिए हमें शरीर जो है वो स्वस्थ रखना चाहिए। तो आयुर्वेद का उद्देश्य भी ऐसे है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो हम जो बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो जो प्रिवेंशन है कि व्याधि होना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस है, जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, या हमारा खान पान या आहार कैसे होना चाहिए, ये जो है आयुर्वेद ये ऐसी पैथी उसी में बताया है। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य टिकाए रखना, इसके लिए आयुर्वेद में जीवन के जो तीन आधारभूत प्रथम होते हैं, आहार, निद्रा और एक मिनट, राधारूपा ब्रह्मचर्य। माता जी तो आपकी ये आवाज। तीन जो जस्ट लाइक राधारूपा माता पिलर्स, जी। जैसे कोई बिल्डिंग राधारूपा खड़ी माता जी। होती है, पिलर्स के सहारे खड़ी होती है, तो राधारूपा वैसे ही माता जी। हमारा एक। जीवन जीवन रूपी जो बिल्डिंग है। हरे मेरी कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, राधारूपा माता जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप सबको ठीक से आ रही है आवाज? मुझे पता हरे नहीं कृष्णा, दिक्कत लग रही। नहीं माता जी, थोड़ा ना रुक, थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। आवाज आ रही है ऐसा क्या मेरी? अटक अटक के आ रही है आवाज। हाँ, कट कट के आ रही हम्म। माता जी, आप शायद अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, आवाज आ रही है ना? थोड़ा सा वॉल्यूम भी लो आ रहा है आवाज का। थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है माता जी हाँ, वही आवाज में ना। क्लैरिटी नहीं आ रही है आवाज की। आवाज आ रही है क्या माता जी? अभी। ओके। अब हाँ, अभी शायद। आवाज आ रही है क्या? अभी तो ठीक लग रहा है। भूमिका। हरे माता कृष्ण जी, जी। प्लीज अभी कैसा? शायद मतलब जी बेस आपका ना चेंज करना वॉइस एकदम पड़ेगा। डाउन डाउन आ रहा है, लाइक बहुत एकदम धीमे हाँ, धीमे आ रहा है। धीमे आवाज क्यों आ रही है माता जी? थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा वॉल्यूम या तो फिर पास में रखिए थोड़ा। साइड चेंज कर लो, शायद शायद साइड चेंज हो जाए तो भी हो सकता है शायद। हाँ हरे हाँ कृष्णा। हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। अभी तो ठीक लग रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है। तृप्ति माता जी, अभी आपको ठीक लग रहा है? आवाज आ रही है? मतलब जी आवाज तो आ रही है, पर वो जो डिस्टरबेंस आ रहा है ना, वो हाँ, वो जैसे बोलते हैं क्लियरली। ना, क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर जैसे आपका क्लियर है वैसे उनका क्लियर नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। माता आपका जी जो हो सकता है आप साइड चेंज करवा दें उन्हें, हाँ डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाए शायद उनका, तो हो डायरेक्शंस सकता है। माता जी, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हरे करेंगे अपना। कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, अभी बोलिए, अभी ठीक लग रहा है। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट। राधा माता जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप म्यूटेड हैं। हम्म। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, अभी ठीक है। नहीं जा रही है ना? ऐसा लग रहा है ना? हरे कृष्णा। हाँ, अभी तो नहीं जा ठीक रही लग है? रहा है। तृप्ति माता जी, ठीक लग रहा है? हाँ आवाज आ रही है माता जी, अभी अभी आ रही है। हाँ क्या हाँ, ठीक है करेंगे? माता जी, बोलो, ठीक है, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है माता जी, अभी आवाज ठीक। आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, अभी ठीक है, और अभी माता तक। जी बोल अभी रही ठीक है माता जी। ओके। यस माता जी। है, कोई लिख भी नहीं रहा। आवाज नहीं जा रही है ना शायद? नहीं नहीं, आ रही माता जी हाँ, आवाज। आ रही। नहीं जा रही है ना? वही तो मैं बोल रही हूँ। तो वहां से कुछ है क्या प्रॉब्लम? हाँ। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर राधा रूपा आवाज है, माता जी आपकी बोलिए, आवाज आ आवाज आ रही है। रही, ठीक है आवाज। हरे कृष्णा, राधा रूपा माता जी। हरे कृष्णा। इज म्यूटेड माता जी। राधा रूपा ओके माता जी इज म्यूटेड। ओके, आई विल कॉल हर। हाँ, हरे कृष्णा माधुरी, हाँ आ रही है आवाज माधुरी, आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, आ रही है आवाज। हम्म।
अभी आ रही है ना आवाज मेरी? हम्म। हाँ, तो ये मैं बता रही थी, आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य टिकाए रखने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन जीवन के पिलर्स बोले हैं। उनको त्रय उपस्तंभ बोलते हैं, तीन उपस्तंभ। जैसे कोई बिल्डिंग पिलर्स के सहारे खड़ी होती है, वैसे ही हमारी जो जीवन रूपी बिल्डिंग है वो तीन स्तंभों के आधार पर खड़ी होती है। जितनी इनकी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही हमारा जीवन यानी शरीर हमारा अच्छा होगा। तो जो हमारे धातुएं जो होती है शरीर के, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और वात पित्त कफ, ये तीन दोष बोले, और सात धातुएं। धातुएं यानी जैसे हमारा खून होता है, या मसल्स होती है, या हड्डियां होती है, या फैट होता है। ये जो अलग अलग सात धातुएं बोली है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, वो जो हम खाते हैं उसी से बनती है। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इसीलिए आहार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और वात पित्त कफ जो तीन दोष बोले हैं, ये दोषों की समानता यानी आरोग्य, ऐसे आयुर्वेद में बोला है। और अगर ये दोष, उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो वो मतलब डिसीज कंडीशन होती है। तो ये दोषों का बढ़ना घटना ये भी आहार के ऊपर ही डिपेंड करता है। आहार को काश्यप संहिता में एक औषधि के रूप में माना गया है। नास्ति आहार समम किंचित भेषजम, भेषज यानी औषध होता है। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो हमें बीमारियां होती नहीं है, ठीक है। और अगर हम, हमारा खान पान सही तरीके से नहीं है तो औषधि का कुछ फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए औषध ही, मतलब आहार ही एक औषध के रूप में माना गया है। फिर जैसे विरुद्ध आहार के बारे में बोला है, आजकल बहुत मतलब विरुद्ध आहार लोग लेते हैं, हम देखते हैं। तो विरुद्ध आहार के बारे में चरक संहिता में ऐसे बोला है, एक सूत्रस्थान नाम का भाग है, यज्ञ पुरुषीय नाम का अध्याय है उसमें। तो वहां पे वो बोलते हैं विरुद्ध आहारम निंदित व्याधि कराणम। निंदित व्याधि यानी जो ट्रीट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, असाध्य है, ऐसे डिसीजेस हमें विरुद्ध आहार से हो सकते हैं। तो अगर हमें विरुद्ध आहार ही पता नहीं है तो हम उसे मतलब रोकेंगे कैसे, ऐसा है। तो इसीलिए आहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम्म। एक ऐसे ही एक पेशेंट, मतलब एक परिचित व्यक्ति है मेरे, तो वो बोल रहे थे कि उनको शुगर हमेशा हाई आती थी, तो उन्होंने एक टाइम का ही खाना शुरू कर दिया, और थोड़े दिन के बाद देखा तो उनका सब रेगुलराइज हो गया, सब शुगर। हम्म। और इतना इम्पोर्टेंट है। फिर आपने जैसे बोला, भगवत गीता भी बताती है कि सात्विक राजसिक तामसिक जो आहार है, तो ये भी आयुर्वेद में बताया है कि जिस तरीके का हम आहार लेते हैं, जैसे हमारा शरीर आहार से बनता है, वैसे ही आहार के सूक्ष्म भाग से मन बनता है। तो जैसे पानी होता है वैसे ही उसकी भाप होती है। अगर हम काढ़ा रखते तो उसकी भाप भी वैसे ही होगी। तो जिस तरीके का हम डाइट लेते हैं उसका प्रभाव माइंड पर, हमारे इंद्रियों पर, बुद्धि पर होता है। तो जो आहार का सूक्ष्म भाग है उससे मन का पोषण होता है। जैसे अगर हम सात्विक आहार लेते हैं, दूध, रोटी सब्जी दाल चावल या शाक, तो उससे हमारा मन भी शांत रहेगा, विचार स्पष्ट रहेंगे। तो विचार भी अच्छे आएंगे तो कृति भी अच्छी होगी। फिर राजसिक आहार जो है, ज्यादा स्पाइसी, मसालेदार, तला हुआ, ये अगर ज्यादा लेते हैं तो गुस्सा आना, ईर्ष्या, क्रोध, अभिमान, ये सब राजसिक माइंड के लक्षण है। और तामसिक आहार जो बासी है, बहुत देर तक बनाया हुआ है या बना के रखा है फिर गर्म करके खा रहे, ये सब जो है कचरा युक्त है, या झूठा किसी ने छोड़ा हुआ है, या पैकेज्ड फूड जो है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला है और बहुत दिन तक वो प्रिजर्व करके रखा, ये सब तामसिक आहार होता है। उससे निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये सब बढ़ते हैं। इवन आयुर्वेद में जैसे वात पित्त कफ तीन प्रकृतियां बताई है, वैसे ही मानसिक प्रकृतियां भी बताई है। मतलब वो 16 प्रकार की प्रकृतियां होती है, उनका तीन ऐसे कैटेगरीज है, जैसे शुद्ध सत्व, राजस सत्व और तामस सत्व। शुद्ध सत्व, सत्व यानी यहाँ पे मन बोलते हैं आयुर्वेद में। तो शुद्ध यानी सात्विक, और राजस और तामस, ऐसे तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन है। उसमें 16 प्रकार की मानसिक व्यक्तित्व का वर्णन है। तो जैसे सात्विक प्रकृतियां में सभी देवी देवताओं के जो गुण है, वैसे गुण वाला व्यक्ति, जैसे इंद्र सत्व, ब्राह्म सत्व, आर्ष सत्व, वरुण सत्व, ऐसे देवी देवताओं के जो क्वालिटीज है वैसा माइंड होने वाला व्यक्ति होता है। फिर राजस यानी भूत सत्व, पिशाच सत्व,
ऐसे बोला है। फिर तामसिक में भी वनस्पत्य, मत्स्य, ऐसे अलग अलग वो मानसिक व्यक्तित्वों का वर्णन है। तो इसीलिए आहार का इतना इम्पोर्टेंस है। और एक जगह पे ऐसे वो चरक संहिता में आया है कि जो व्यक्ति मेरे लिए हितकर क्या है, मतलब बेनिफिशियल क्या है और नुकसान देने वाला क्या है, वो समझ के ही आहार करता है और हमेशा कल्याणकारी मार्ग पर ही जाता है। तो उसको उसको अगर उसके पूर्व जन्म के कोई पाप नहीं होते हैं तो उसको कभी बीमारियां नहीं होती है। तो इतना आहार समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट। तो माता जी, मेरा प्रश्न था कि मतलब हर एक व्यक्ति, जैसे इंडिया में कॉमन है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट, आपकी फिर आवाज स्लो आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा रूपा माता जी, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है पर आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही ओके। तो ऐसे जनरली हम देखते हैं भारत में ये सिस्टम है कि भाई, भारत में और सभी जो भारतीय नारियां हैं वो लोग का सिस्टम है भाई, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में खाना, रात में डिनर, 3 टाइम भोजन। सुनाई दे रहा है राधा? है। राधा रूपा माता जी, सुनाई दे रहा बारीक आ रही है आवाज बहुत। आपका, आपके पास ईयर वो है क्या, ईयर पैड, हियरिंग वो है क्या, एड ऐसे लगाने वाला हियरिंग एड? हाँ, तो ये लगा सकते हैं आप, इससे ज्यादा ठीक से सुनाई देगा। एक मिनट इसको। ब्लूटूथ पे हियरिंग एड लगा दे तो ठीक से सुनाई देगा। बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है जी माता जी। ना? हम्म। यस यस माता जी। ओके। ओके, हरे कृष्णा। राधा रूपा माता जी, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए अभी। ओके। तो जनरली ऐसा बताते हैं कि भाई हमारी भी ऐसी सोच है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात में डिनर, ऐसा करना चाहिए। तो किस प्रकार से आहार लेना चाहिए? मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई, सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे लेना चाहिए, दोपहर का लंच कौन सा हैवी ले, कौन सा लाइट ले। तो इस प्रकार से आप बताइए थोड़ा कि भाई सुबह, दोपहर, शाम को किस प्रकार से हम डिवाइड करें, और क्या 3 टाइम लेना आवश्यक है, 3 टाइम लेना ही जरूरी है, या तो फिर किस तो प्रकार से इसके हमें बारे डिवाइड में करना? आयुर्वेद में एक श्लोक आता है। हरे कृष्णा। हाँ, यस माधुरी, बोलिए बोलिए, क्लियर। तो इसके बारे में आयुर्वेद में एक श्लोक आता है। आवाज आ रही है ना? यस माधुरी, यस यस। हरे कृष्णा। हाँ, यस माधुरी। आवाज आ रही है ना? हाँ, यस 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 माधुरी। हरे कृष्णा। के बारे में आयुर्वेद में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी इज ऑडिबल? माता जी इज लेफ्ट और व्हाट? एक मिनट हाँ अभी आ रहा है क्या आवाज माता जी? हाँ, यस यस। अपने आप कमिंग। डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। ओके, बोलिए माता जी। हाँ तो इसके बारे में जो आपने पूछा अभी कि हम्म। खाना मतलब सबको कितनी बार लेना चाहिए या कैसे होना चाहिए, हम्म। तो योग प्रातः सायं 2 बार भोजन करना चाहिए। और जैसे हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हवन करते हैं, उस भावना से सुबह और शाम हमारे जाठर अग्नि में जैसे हम हवन कर रहे हैं ऐसे 2 टाइम भोजन करना है। ये ऐसे जनरल इंडिकेशन बताया है। पर हम्म। अगर समझो हर हर एक की प्रकृति अलग अलग है ना, किसी की वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। तो पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं उनकी जो जाठराग्नि होती है तीक्ष्ण होती है, उनको भूख बार बार लगती है, ज्यादा लगती है भूख। तो उनको दंदशुक ऐसे बोला है आयुर्वेद में। दंदशुक यानी उनको बार बार भूख लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब 2 बार से अलावा वो ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, और बीच में अगर उनको भूख लगती है तो थोड़ा सा कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। तो आगे इसलिए वो बोलते हैं वो श्लोक में, याम युग्मम याम याम मध्ये न भोक्तव्यम, याम युग्मम न लंघयेत। याम यानी
3 घंटे का पीरियड होता है। एक याम यानी 3 घंटा होता है। तो एक बार खाना खा लिया हमने, फिर 3 घंटा कुछ खाना नहीं है, कम से कम 3 घंटे, फिर 2 याम यानी युग्म मतलब दो। तो 2 याम में मतलब 3 और 3 6 घंटा। 6 घंटे के बाद में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। जिनको भूख बहुत लगती है, मतलब पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति है, तो उनको 6 घंटे के बाद तो खाना चाहिए। तो आइडियली ये जनरल इंडिकेशन हो गया। और ऋतु अनुसार भी, जैसे ठंडी का सीजन है, उस समय जाठर अग्नि हमारा ज्यादा स्ट्रांग होता है अग्नि, तो भूख ज्यादा लगती है, तो उस समय भी हम ब्रेकफास्ट सुबह ले सकते हैं। और जो पित्त वाले लोग हैं उनको हमेशा के लिए भी वो ब्रेकफास्ट सुबह का टाइम पे ले सकते हैं। और फिर लंच और डिनर, बीच में अगर भूख लगती है तो एक आधा फ्रूट ले सकते हैं। और शाम का जो खाना है वो एकदम हल्का होना चाहिए। जैसे कोई सूप हो गया, मूंग दाल की खिचड़ी पतली हो गई, या दलिया हो गया, या खीर आता है ना, खीर, वो अपने अपने भूख के हिसाब से वो डिसाइड करना चाहिए। ओके। ओके। तो तो मतलब जनरली तो 2 टाइम ही भोजन बोला है। अच्छा, 2 टाइम ही भोजन मतलब बोला है, मतलब फुल हाँ, भोजन, फुल दो फुल। टाइम प्रातः सायं ऐसे बोला है। पर अच्छा। अगर भूख किसी की ज्यादा अच्छी है तो तीन हम्म। टाइम तक भी ले सकते हैं। या जैसे नीड है, जैसे बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनमें भी बार बार उनकी बॉडी की नीड होती है, तो भी ले सकते हैं। ओके। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट हैवी, दोपहर का लंच थोड़ा कम, रात का डिनर थोड़ा एकदम लाइट, इस प्रकार से हमें वो करना चाहिए कि सुबह कई लोग बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट हैवी लो, और फिर दोपहर का कई लोग अलग अलग प्रकार से लोग लेते हैं। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए कि दोपहर का लंच हैवी होना चाहिए? देखो कैसे होता है, जैसे सूरज की रोशनी होती है, सूरज 12 बजे तक एकदम उसकी प्रखर, मतलब 12 1 बजे तक ज्यादा स्ट्रांग ऊष्मा होती है ना बाहर, वैसे ही शरीर का भी होता है। हम्म। तो शरीर का जो पाचक अग्नि होता है वो 12 बजे तक अच्छा मतलब स्ट्रांग पचा सकता है हेवी मील भी। तो इसीलिए 9 से 12 के बीच में आइडियली हमें हेवी लंच, लंच से ज्यादा मैं बोलूंगी ब्रंच करें, ओके। करें ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, यानी ब्रंच आप कह सकते हैं। हम्म। तो 10 11 बजे तक आपका आइडियली हेवी मील होना चाहिए, क्योंकि तभी पाचक अग्नि ज्यादा स्ट्रांग होता है और अच्छा डाइजेशन होता है। फिर शाम को, शाम का जो है सनसेट के पहले खाना चाहिए। तो सनसेट के पहले यानी मैक्सिमम 6 से 7 बजे तक हमें खाना चाहिए, 7:30 मैक्सिमम, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो हम्म। तभी मतलब अच्छा डाइजेशन होता है। अगर हम सुबह 10 11 बजे लेते तो नेचुरली भूख हमें 6 बजे तक लगती है। हम्म। और शाम का खाना जो है, क्योंकि रात को हमें कुछ एक्टिविटी नहीं करनी होती है, सोते हैं, रेस्ट मिलते हैं बॉडी को। दिन भर में तो कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ। तो हम्म। शाम का जो खाना है वो लो कैलोरी वाला, मतलब लाइट ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, मूंग दाल की खिचड़ी हो, या दलिया हो, या वेजिटेबल सूप हो, या किसी को अच्छी भूख है तो दाल रोटी सब्जी चावल हो, रात को भी ले सकते हैं, तो हम्म। बहुत अच्छी भूख है। हम्म। तो और जी बीच में भी कुछ फ्रूट्स है, ऐसे कुछ ले सकते हैं। अगर जिनको अभी जैसे, अभी क्या होता है कि वो जो फॉरेन फॉरेन में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ऐसा जो है, वो वहाँ का वातावरण जैसा है उसके हिसाब से, बाहर अमेरिका या यूके हम देखेंगे तो ठंडी ज्यादा होती है, तो हम्म। उठते ही सुबह भूख लगती है। हर एक ऋतु वाइज वो अलग होता है। हम्म। जैसे गर्मी के सीजन में भूख इतनी अच्छी नहीं लगती जैसे ठंडी में लगती है। तो हम्म। गर्मी के सीजन में हमें, और प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई कफ प्रकृति वाला है तो नेचुरली उसकी भूख कम रहती है, तो उसने सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अगर बिना भूख के खाते हैं तो बॉडी उसको पचाती नहीं है, बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट, तो हम्म। उसके टॉक्सिन्स बनते हैं, इसको आम दोष बोला जाता है आयुर्वेद में। तो ऐसे समय पे वो लोग सुबह कुछ खाने का मन है तो हल्का फुल्का मूंग दाल का सूप हो गया, या कुल्फी का सूप, ऐसा ले सकते हैं। अच्छा। और अगर जिनको ज्यादा भूख है अच्छी और सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो मूंग दाल का चीला है, या जो भी नॉर्मल कभी उपमा लिया, सीरा लिया, ऐसे कर सकते हैं। जो वात प्रकृति वाले हैं उनको भी दूध का हलवा है, खीर है, जिससे वात कम रहे, ऐसा हम्म। टाइप का ब्रेकफास्ट वो ले सकते हैं। तो ये जो कफ पित्त वात जो आपने बताया, तो एक व्यक्ति समझेगा कैसे कि भाई उसकी कफ प्रकृति है कि वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही नौसिखिए, समझ में ही ना आया कि भाई हमारे अंदर किस प्रकार की हाँ प्रकृति है, वो कैसे समझेंगे माता जी? हाँ,
तो एक्चुअली क्या होता है ना, प्रकृति यानी जो हमारा जन्मजात जो भी हमारा बॉडी का कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं। हम्म। ऐसे बोला है, शुक्र शोणित संयोगे यो दोष भवेत उत्कटः प्रकृति तस्य जायते। यानी जब स्त्री बीज और पुरुष बीज जब एकत्र आते हैं, तो उस समय पे जो दोष उत्कट होते हैं, वात पित्त कफ, ये तीन दोष बोले हैं ना, उनमें से जो दोष उत्कट होते हैं, मतलब आधिक्य होता है जिन दोषों का, वैसे ही प्रकृति बनती है। तो वैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, या दोनों दोषों का कॉम्बिनेशन, वात पित्त है, वात कफ है, पित्त कफ है, पित्त वात है, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर एक व्यक्ति में अलग 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 होता है। हम्म। तो हर एक की प्रकृति उसी हिसाब से अलग अलग होती है। हम्म। तो जैसे वात प्रकृति अगर हम देखते हैं, तो वात के कुछ गुण बताए हैं। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म जल अनिल। अनिल मतलब वायु, वात। तो जो वात प्रकृति है, इन गुणों के कारण वो व्यक्ति, रुक्ष गुण होता है ना, यानी ड्राइनेस, तो वो उस व्यक्ति के बॉडी में ड्राइनेस होता है, उनके बाल भी थोड़े ड्राई होते हैं, स्किन थोड़ी फटी फटी सी होती है, होंठ फटते हैं ठंडी में, तो वो ज्यादा ड्राइनेस होता है उनकी बॉडी में। हम्म। और उनका वजन, मतलब वो थोड़ा सा दुबले पतले होते हैं, वेट गेन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वात प्रकृति के बात जो होते हैं। प्रकृति। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। फिर शीत गुण बोला, शीत यानी वात, वात जो होता है वो ठंडे गुण का होता है, इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये सब वात प्रकृति के लक्षण है, तो इससे हम समझ सकते हैं। फिर सूक्ष्म गुण जो होता है, उसके कारण वो थोड़ा एनालिटिकल टाइप के होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में डीप जाते हैं, सूक्ष्म, ऐसा अच्छा। उनका नेचर होता है। हम्म। और वो जल्दी ग्रास्पिंग भी उनका अच्छा होता है, क्योंकि चल गुण जो होता है बात का, हम्म। इसलिए वो जल्दी से समझ पाते हैं कोई भी चीज, और जल्दी से भूल भी जाते हैं, ऐसा होता है। उनका गुस्सा जो होता है, तुरंत गुस्सा आता है, फिर वो तुरंत भूल भी जाएंगे, ऐसा होता है। वैसे पित्त प्रकृति में क्या है कि पित्त के कुछ गुण होते हैं। तत्र सस्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु सरम। हरे कृष्ण। वेट वेट। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, ऐसे बोला। तो पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, तीक्ष्ण और उष्ण ऐसा गुण होता है, मतलब इसके कारण वो थोड़ा सा मतलब उनकी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है। उष्ण, उष्ण यानी गर्म होता है ना, बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट होती है। और तीक्ष्ण मतलब शार्प थोड़ा नेचर होता है, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जल्दी गुस्सा आता है, और एकदम भड़कते हैं ऐसे लोग, मतलब लाल बबूले हो जाते हैं ऐसे क्रोध से। वो थोड़ा सा क्रोधी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और तीक्ष्ण गुण के कारण उनकी बुद्धि एकदम शार्प होती है, मेधावी होते हैं, जो कुशाग्र बुद्धि वाले बोलते हैं ना, हम्म। तो वैसे शार्प बुद्धि वाले होते हैं ये पित्त प्रकृति वाले। और फिर उनको तीक्ष्ण उष्ण सर, सर गुण जो होता है, सर गुण होता है पित्त का। इसका अर्थ है, मतलब सर गुण के कारण उनको मतलब दूध भी अगर ज्यादा लिया तो भी लूज मोशन होते हैं। तो उनका जो कोष्ठ होता है सॉफ्ट होता है। और अग्नि जो होती है उनकी उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनको भूख बहुत लगती है। तो जैसे पित्त प्रकृति के जो लक्षण है, उससे हम समझ सकते हैं कि ये पित्त वाला है, ठीक है। और जो कफ प्रकृति है, कफ के भी कुछ गुण होते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर, ऐसे बोला है कफ। तो जो गुरु मतलब हेवी, उनकी बॉडी जो होती है थोड़ा सा वो स्ट्रांग बिल्ड होते हैं, ऐसे ऊंचे लंबे, ऐसे बोलते हैं ना, स्ट्रांग एंड स्टाउट वैसे होते हैं। और वो थोड़ा सा उनका नेचर मतलब मंद गुण होता है ना, तो स्लो होते हैं नेचर में, और सॉफ्ट होते हैं, मतलब मैं सॉफ्टली कुछ बोलते बंद बातें नहीं करते हैं। करूंगा। मैं कुछ मैंने मुझे दे देना, मैं कुछ बंद नहीं करूंगा। तो ये कफ के जो है ना, नेचर भी सॉफ्ट होता है उनका। तो इस तरीके से हम वात पित्त कफ प्रकृति वालों को समझ सकते हैं। और जो कफ है, उनका जो अग्नि होता है वो मंद होता है, मतलब उनको भूख ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, मतलब थोड़ा सा भी खाए तो उनके लिए इनफ होता है। हम्म। तो तो जैसे ऐसे हम इस हाँ, तो इस प्रकार से कफ पित्त वायु बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया स्वभाव के साथ कि भाई किस प्रकार के स्वभाव होते हैं उनके, और कैसे हम समझ सकते हैं भाई कफ पित्त वायु के, मतलब कफ पित्त वायु प्रकृति क्या है हमारी। तो जैसे हम ऐसा पर्सनली हर एक घर में देखते हैं कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सुबह
जैसे पर्सनली मैं देखी हूँ कि कई लोग प्रेफर करते हैं कि सुबह फ्रूट्स ले लें। फ्रूट्स फ्रूट्स लेते हैं और फिर हम्म। थोड़ी देर बाद नाश्ता। पर पर्सनली मेरे लिए ऐसा देखती हूँ मैं कि सुबह फ्रूट्स इतना अनुकूल नहीं आता है। फ्रूट्स जब जैसे कई लोग होते हैं सुबह उठ के फ्रूट्स लीजिए, अल्कलाइन आहार लीजिए, खाना मत खाइए, पर मैं ऐसा देखती हूँ कि मुझे फ्रूट्स लेने से कफ हो जाता है, सर्दी लग जाती है। तो एज सच आइडियली आयुर्वेद में क्या दिखा है कि सुबह उठकर जैसे व्यक्ति जैसे उठा पानी पीना चाहिए। जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बोलते हैं पानी पीजिए, कई लोग बोलते हैं पानी मत पीजिए। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह उठकर पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और फिर आगे कब कितने गैप में हमें दूध लेना चाहिए कि जूस लेना चाहिए, कि कब कितने समय पे हमें भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए माधुरी? तो एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसे हम प्रकृति की बात किया हम, तो जैसे जिसकी प्रकृति है, आयुर्वेद में एक्चुअली क्या है, मतलब बी नेचुरल। जब भी भूख लगती है तो खाना खाओ, प्यास लगती है तो पानी पियो। ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि 10 लीटर पानी पियो, 11 लीटर पानी, ऐसा नहीं है। कुछ हम्म। बस डिसीजेस होते हैं, हम्म। उनको छोड़ के ऐसा जबरदस्ती बहुत पानी पीना है ऐसे नहीं है। उन्होंने बोला है कि ऋते शरद निदाघाभ्याम स्वस्थोपि पिबेच्च अल्पशः। मतलब शरद ऋतु और निदाघ यानी ग्रीष्म ऋतु, जब कड़ी धूप होती है, और शरद ऋतु यानी अक्टूबर हीट, जैसे सितंबर अक्टूबर का पीरियड होता है ना, हम्म। तो तभी ज्यादा हीट होती है। हम्म। तो ये दोनों ऋतु छोड़ के बाकी स्वस्थ व्यक्ति को भी अल्प जल पीना चाहिए। या बस उसके थोड़े से कुछ मतलब ये है एक्सेप्शन, कि जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा किसी को, या यूरिन में क्या बोलते हैं कैलकुलस, हम्म। जो यूरिनरी स्टोन होता है, तो हम्म। उनमें थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए वो ओके। फ्लश आउट होने के लिए। हम्म। बाकी अदरवाइज स्वस्थ व्यक्ति को अल्प जल पीना चाहिए, उसकी प्यास नहीं लगती। तो वैसे ही है फिर, जिसकी जैसी प्रकृति है, अगर कफ प्रकृति है किसी की, उनको प्यास ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, और अगर वो सुबह उठ के एक 1.5 2 लीटर भी पानी पीने वाले हैं ऐसे, हम्म। तो फिर वो क्या होता है, जैसे हम अग्नि पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो हम्म। शांत हो जाएगी। जैसे हमारे शरीर में हम पानी अगर ज्यादा पीते हैं सुबह उठते ही, तो हमारा जठर अग्नि जो है वो मंद हो जाता है। हम्म। और मंदाग्नौ जायन्ते रोगाः, ऐसे बोला है, अग्नि मंद हुआ तो इससे ही सारे रोग की वो जड़ है। इसीलिए अगर प्यास है तो आप पी सकते हो सुबह सुबह उठ के पानी पीना है, वो कंपल्सरी नहीं है सबके लिए। अच्छा। स्पेशली कफ प्रकृति और वात प्रकृति में इतनी जरूरत नहीं होती है, पर जो पित्त प्रकृति वाले, उनको बार बार प्यास लगती है, उनको जरूरत होती है, तो वो पी सकते हैं। ओके। और कुछ समय के लिए कुछ डिसीज वाइज, जैसे जीरा वाटर लिया, ओबेसिटी में लोग लेते हैं, हम्म। या शहद का पानी लेते हैं, कुछ समय के लिए आप ले सकते हैं, वो भी 100 ml, 100 बहुत हम्म। ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जठराग्नि प्रदीप्त करनी होती है। हम जब उठते हैं तो साधारण 3 घंटे के अंदर अंदर वो जठराग्नि तीव्र होने लगती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, जैसे हम्म। हमारा अग्नि भी बढ़ने लगता है, तो उसको हम बुझाने का काम नहीं करना चाहिए। और जैसे तो ये वैसे फ्रूट। पानी के बारे में हो गया, और दूसरा पानी का भी ये नियम है, जैसे खाने के कई लोग खाने के बाद में पानी पीते हैं, कई खाने से पहले पीते हैं। तो आयुर्वेद में उसके बारे में बोलते हैं कि भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम, और अजीर्ण भेषजम वारी। अजीर्ण हो गया तब वारी यानी जल जो होता है, गुनगुना पानी, ही भेषज यानी औषधि है। और खाने से पहले अगर पानी पीते हैं तो दुबलापन आता है, वीक मतलब होते हैं। वेट लॉस अगर किसी को करना है तो एज अ ट्रीटमेंट हम थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं खाने से पहले। और खाने के बाद में अगर पानी पीते हैं तो कफ बढ़ता है, ओबेसिटी आ सकती है, और अग्निमंद होता है उससे भी। इसलिए खाते समय थोड़ा घूट घूट करके पानी पीना वो अच्छा होता है आयुर्वेद के हिसाब से, अगर समस्त स्थिति मेंटेन करना है तो। ओके। ये और पानी के बारे में। हाँ। सुबह के समय जैसे चलो पानी तो जब प्यास लगी, आपने कहा कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए, जैसे जैसे बॉडी रिक्वायर करे। जैसे सुबह कई लोगों को प्यास लगती है, सो मुझे पर्सनली प्यास लगती है सुबह उठती हो तो, क्योंकि पूरा रात तो आई ड्रिंक वाटर। पर उसके बाद जैसे कंफ्यूज होते हैं कि भाई फ्रूट्स ले कि सीधा नाश्ता खाएं कि दूध पिए। तो सबसे बेस्ट आहार सुबह क्या रहता है जब खाली पेट हम रहते हैं? तो हाँ। फ्रूट्स ले कि दूध पिए तो कि? देखिए, हाँ। तो कैसे है ना, उसमें भी जो फ्रूट्स होते हैं वो जनरली मीठे और खट्टे ऐसा रस होता है। आयुर्वेद में रस मतलब स्वाद स्वाद जो होते हैं
वो बोला गया है। इसमें मीठा और खट्टा जो स्वाद होता है वो वात को कम करने वाला होता है। और मीठा जो होता है पित्त को भी कम करता है। तो जैसे जैसे मीठे फल अगर खाते हैं तो वात और पित्त ऐसी जिनकी प्रकृति उनको तो सूट करेंगे, पर जिनकी जिनके बॉडी में कफ का ज्यादा अधिक है उनके लिए वो सूट नहीं करेगा अगर सुबह के टाइम पे हम फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि सुबह 6 से 10 जो है वो कफ का काल बोला गया है। तो इस कफ काल में अगर हम कफ बनाने वाले पदार्थ लेंगे, फ्रूट से कफ बनता है, तो ये ऐसे पदार्थ अगर हम सुबह लेते हैं एज ए ब्रेकफास्ट तो निश्चित ही कफ वाले जो व्यक्ति है उनको उससे तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जिनको कफ है उनको एकदम हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। जैसे कोई काढ़ा हो गया, जिंजर या लौंग हो, दालचीनी हो, सौंठ हो, ये ऐसा हर्बल टी टाइप, बस इतना ले सकते हैं। अगर भूख अच्छी है तो थोड़ा सा, मतलब कफ वालों के लिए बोले मूंग दाल का चीला या थोड़ा सा जौ का दलिया, इस टाइप का वो ले सकते हैं। पित्त वालों को जो है उनको तो दूध घी या फ्रूट्स वो तो सुबह के टाइम पे ले सकते हैं। उसके साथ में उनकी भूख अच्छी है तो बाकी भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। वात वालों का कैसे होता है, कभी भूख अच्छी होती है कभी अच्छी नहीं होती, तो वो देख के उनको लेना चाहिए। फ्रूट्स उनको भी चल सकता है सुबह, और दूध ले सकते हैं इसे। तो जैसे माता जी जैसे 9 बजे ब्रेकफास्ट किए, तो आपके अनुसार जैसे आपने ना 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब एक ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रेकफास्ट 9 बजे किए, जैसे चीले खा लिए या पोहा या उपमा जो भी ऐसे खाए, और फ्रूट्स भी लिया, पहले फ्रूट्स लिया फिर ये खाए, उसके बाद कितने समय बाद एक डाइट जो लंच जिसको बोलते हैं, जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सारा होता है, वो कितने बजे हम्म। लेना चाहिए आइडियली? आइडियली तो देखो आयुर्वेद में काल के बारे में बोला है, जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए। पर अभी ऐसे देखा नहीं जाता, मतलब हम देखते नहीं है वैसे। हम्म। तो कम से कम 3 घंटे का तो गैप होना चाहिए, क्योंकि जो डाइट हम लेते हैं ना उसका डाइजेशन 3 स्तरों पर होता है। उसको अवस्था पाक बोलते हैं आयुर्वेद में। तो प्रथम पहला जो अवस्था पाक है, मतलब स्टमक में खाना आहार जो हम लेते हैं वो आगे जाने के लिए 2-2.5 घंटे तो लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बोला 3 घंटे तो कुछ खाना नहीं है। अगर हम खाते हैं पहला ही अनडाइजेस्टेड फूड, और अभी नया ऊपर का जो आ रहा है, मतलब पहला जो डाइजेशन प्रोसेस में है और नया जो आ रहा है अनडाइजेस्टेड, वो मिक्स हो जाता है, इससे आम यानी टॉक्सिन बनते हैं। इसलिए 3 घंटा एटलीस्ट वो पहला खाना आगे नहीं जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो तब तक नहीं लेना चाहिए लंच। और डिपेंड करता है कौन सा डाइट हम लेते हैं। जैसे पोहा भी थोड़ा सा हेवी होता है, या किसी दिन पूरी खा लिया, श्रीखंड पूरी, या ऐसे कोई हेवी डाइट ले लिया, तो उस पर भी डिपेंड करता है दोपहर का खाना हमें कितने बजे खाना चाहिए, कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए वो। तो जनरली आप 9 बजे अगर लिया तो 12 बजे, 12, 12:30 या 1 के बीच में आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे जैसे भारत देश में जनरली लोग गेहूं की रोटी वगैरह लेते हैं, गेहूं की रोटी हुआ, तो सब्जी तो जो सीजन की है दाल, तो आजकल जैसे ट्रेंड है कि भाई गेहूं नुकसान करता है, ये अनाज खाइए, जौ खाइए, बाजरा खाइए, तो कौन से सीजन में क्या आटा माता जी प्रेफर करना चाहिए? जैसे कई लोग बोलते हैं जौ खाइए, कोई बोल रहा है बाजरा खाइए, कोई बोल रहा है मिलेट्स खाइए, तो क्या सही में गेहूं नुकसान करता है और हमें नहीं खाना चाहिए? ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि गेहूं न खाएं, ऐसा। वो भी अगेन कैसा है ना, ये सब हमारी प्रकृति, हम कहाँ रहते हैं, कौन सा काल यानी ऋतु चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, उसके हम्म। ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। अगर गेहूं थोड़ा सा पचने में भारी बना है, पर वो ताकत देने वाला है, ओके। दृढ़ और शक्तिवर्धक ऐसे बोला है गेहूं। और जो बाकी मिलेट्स होते हैं वो हल्के होते हैं पचने में, पर थोड़े से रूखे होते हैं स्वभाव में, है ना। तो जैसे सीजन है वैसे उस तरीके से हमें और प्रकृति अनुसार लेना चाहिए। जैसे कफ वाले प्रकृति में हमें ज्यादा करके बाजरा या ज्वार या जो वो उनको ज्यादा मिलेट्स वो उस प्रकृति को सूट होते हैं। पर जिनकी पित्त प्रकृति है और वात वाली प्रकृति है तो उनको गेहूं का ज्यादा फायदा हो सकता है। हम्म। और जैसे सीजन वाइज अगर हम देखते हैं कि ठंडी का सीजन है विंटर, हम्म। जैसे अभी शिशिर ऋतु चल रहा है इधर वृंदावन में, तो जो बाजरा है, बाजरा गर्म होता है नेचर में, तो हम्म। बाजरे की रोटी, जैसे यहाँ पे ब्रज रोटी फेमस है, तो हम्म। वो ले सकते हैं। और जब भी गर्मी का मौसम होता है तो चावल के आटे की भी रोटी बनाते हैं लोग, या जैसे रागी की हो गई,
हम्म। या ज्वार की हो गई, ऐसे हम्म। गर्मी के समय पे वो ले सकते हैं। हम्म। तो वो डिपेंड करता है हमारी कौन सी प्रकृति, हम कितना पचा सकते हैं, वो सब देख के वो डिसाइड करना पड़ता है। हम्म। ओके, अभी मैं एक दो क्वेश्चंस और पूछूंगी, और बाकी लोग, जितने लोगों को भी क्वेश्चंस माताजी से पूछना है वो हाथ रेज करके रखें, तो मुझे आइडिया हो कि इतने क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं। ओके, तो माताजी, जैसे दूध का कई लोग कहते हैं कि दूध सुबह पिए या रात में पिए, तो ऐसे कब समय, कौन से समय आयुर्वेद के हिसाब से दूध बेस्ट फायदा करता है? जैसे रात के समय पिए कि सुबह के समय, कौन से समय? दूध जो होता है एक पूर्ण अन्न बोला है, पर हम्म। दूध है वो पचने में थोड़ा सा भारी होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कफ बढ़ाने वाला होता है, और दूध को मधुर रस वाला बोला है आयुर्वेद में। ओके। और जो हमारे वात पित्त कफ है ना, उसमें से जो हमारे 6 रस होते हैं ना, ओके। 6 रस जो होते हैं, हमारा डाइट जो है षड रसात्मक होना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद बोलता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 स्वाद होते हैं। जैसे मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, कड़वा हो गया, तीखा हो गया, कसेला हो गया। तो ये जो रस होते हैं, जो स्वाद होते हैं, वो हमारे बॉडी पे अलग अलग ऐसे प्रभाव डालते हैं। तो उसमें से जो दूध है मधुर रस का बोला है, तो मधुर रस से कफ बढ़ता है। तो ओके। वैसे ही कफ वाले लोगों को सुबह दूध नहीं सूट करेगा, उनको अगर लेना है तो दिन के समय में वो ले सकते हैं। थोड़ा सा त्रिकटु यानी काली मिर्च है, सौंठ है, पिपली का पाउडर है, हल्दी, ऐसा कुछ डाल के उनको वो लेना चाहिए। और बाकी जिनकी वात वाली प्रकृति है, ज्यादा जिनको बॉडी में ड्राइनेस है, और पित्त वाली प्रकृति है, दूध एक तो मधुर होता है, पचने में थोड़ा भारी होता है, ठंडा होता है, शीतल होता है गुण में। ओके। तो वात और पित्त वाले व्यक्तियों को सुबह और रात को भी कभी भी वो लेंगे तो उनको चल सकता है। हम्म। दूध में थोड़ा घी डाल के ऐसे ले सकते हैं। अच्छा, दूध में घी डालकर। ओके। हाँ हाँ, मतलब जैसे हम लोग प्रेफरेबली रात में दूध पीते हैं, रात में हल्दी डाल के, अभी ठंडा है तो रात हाँ, में तो हल्दी डाल के। हाँ। हम्म। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको रात को लेने से अच्छा होगा कि दिन में आप ले लें, अच्छा। सौंठ का पाउडर डाल के ऐसे कुछ कफ ओके। नाशक जो है। अच्छा, मतलब मैंने पर्सनली अपना देखा माता जी, कि जब से मैं रात में शुरू किया और सुबह बिल्कुल बंद कर दिया, तो मुझे सर्दी जुकाम का बहुत प्रॉब्लम कफ का रहता था सुबह। तो वो चीज काफी सॉल्व हो गई, अभी सिर्फ रात में ही लेती हूँ। अभी सुबह बिल्कुल बंद कर दिया मैंने दूध, सिर्फ रात में ही ओनली, और वो भी हल्दी और काली मिर्च पाउडर हाँ जैसे तो बताया था, हाँ, वैसे ही डाल के, हाँ, पिपली क्योंकि और। दूध का वो एंटीडोट जैसा काम करता है ना, दूध से कफ बनता है, ये जो काली मिर्च वगैरह है कफ वो को कम करते। करने वाले, तो ऐसा कुछ एंटीडोट डाल के लेते तो नुकसान नहीं होता। और वो भी थोड़ा, हम कितना ज्यादा नहीं लेते, थोड़ा। यस। अच्छा, और दूसरा माता जी, थोड़ा जैसे विरुद्ध आहार के बारे में जो आप बता रहे थे, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा बताएंगे, विरुद्ध आहार किसको कहते हैं? मतलब क्या क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे विरुद्ध हो गया ये ऐसे। ये हम्म। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम्म। ये जानना बहुत ही जरूरी है। हम्म। क्योंकि क्या है ना, विरुद्ध आहार से बहुत सारे गंभीर गंभीर भी बीमारियां होती है। हम्म। मतलब इतनी बड़ी लिस्ट बनी है, जैसे कि उल्टी आना, जी मिचलाना, या बुखार आना, यहाँ से लेके मतलब खून खराब होके, जैसे विटिलिगो होता है, सफेद दाग होते हैं, सोरियासिस है या एक्जिमा है, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी या मृत्यु भी आ सकती है। इतना वो विरुद्धाहार की रेंज है। विरुद्धाहार को बोला है कि वो गर्भविष के समान काम करता है। गर्भविष यानी जो मंद या स्लो पॉइजनिंग जैसा वो काम करता है। एक आध दो बार लेंगे तो हमें वो इतना पता नहीं चलेगा, बॉडी वो उसका एडजस्ट कर लेगी। फिर हम्म। बार बार अगर होता है तो उसका जरूर नुकसान ही देने वाला है। तो विरुद्ध आहार यानी कोई ऐसे दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जिनका कॉम्बिनेशन शरीर के लिए नुकसानकारक है, जो शरीर के दोषों को बिगाड़ता है, धातुओं को बिगाड़ता है, हमारा अग्नि भी खराब कर देता है। तो हम्म। इसको विरुद्ध आहार बोलते हैं हम। एक्चुअली विरुद्ध आहार यानी जनरली लोग समझते हैं कि दूध के साथ फल नहीं लेना चाहिए, दूध और फल, दूध और नमक, या मतलब जनरली लोगों की समझ ऐसी होती है कि दूध के साथ ये सब चीजें मना है। पर विरुद्ध आहार की कंसेप्ट आयुर्वेद में बहुत बड़ी है। विरुद्ध आहार 18 टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार डिस्क्राइब। सो 18 प्रकार का विरुद्ध आहार होता है। हम्म। तो उसमें जैसे अलग अलग है, मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के साथ। तो विरुद्ध आहार जो है, दूध और फ्रूट्स, तो वो तो सबको पता है। दूध के साथ कोई भी फ्रूट्स या मिल्क शेक है, हम बनाना शेक लेते हैं, चिकू शेक लेते हैं, स्मूदीज लेते हैं, वो सब नहीं लेना चाहिए।
तो मतलब और बनाना शेक भी विरुद्ध है माता जी? बनाना शेक हाँ, बनाना, कोई भी फ्रूट्स है ना, अच्छा, वो कोई दूध के साथ नहीं चलते हैं। मतलब बनाना शेक विरुद्ध तो आहार का actually- क्या है, हाँ विरुद्ध आहार का क्या है कि जिनका अग्नि बहुत स्ट्रांग है, जो ज्यादा मतलब पहलवान है, ज्यादा व्यायाम करने वाले हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो और जो कुछ भी मतलब इतना अग्नि उनका स्ट्रांग है कि कुछ भी पचा सकते हैं और मेहनत इतना करते हैं, हाँ। तो उनको विरुद्ध आहार वगैरह ये कुछ नियम देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला है आयुर्वेद में। पर जैसे हमारे जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको सोच सोच के ही खाना चाहिए। मैंगो तो शेक, वो अगर मैंगो शेक भी मैंगो शेक का, हाँ, वो उतना छूट दी है, भाव प्रकाश जो ग्रंथ है ना, तो क्योंकि उसमें मैंगो मैंगो के साथ दूध ले सकते हैं। बाकी सब मैंगो को ऐसे कुछ ना लिस्ट दी है, क्षीर मित्र और क्षीर अमित्र, मतलब दूध के मित्र कौन है, उसमें मैंगो का जमता है दूध मैंगो से, पर वो भी खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा आप मिल्क शेक बना के ले सकते हैं। तो जो मैं बता रही थी विरुद्धाहार के कुछ उदाहरण मैं बता देती हूँ। यस। 18 प्रकार से कैसे है कि जैसे हम शहद जो होता है, शहद के बारे में भी लोगों को पता नहीं बहुत बार कि शहद गर्म करके नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ओबेसिटी में, वेट लॉस के लिए सुबह सुबह गुनगुने पानी में शहद डाल के पीते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं, वो टॉक्सिक बन जाता है। तो आप पानी बॉईल करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद शहद डाल के ले सकते हैं। उसको संस्कार विरुद्ध बोलते हैं। संस्कार होते हैं ना, जो हम खाना बनाते हैं, तो अग्नि संस्कार होता है, या तो ये संस्कार, मंथन संस्कार, हम दही का छाछ बनाते हैं, वो एक संस्कार होता है, तो संस्कार से गुण बदलते हैं। तो शहद को गर्म कभी नहीं करना चाहिए। वैसे ही दही है, दही को भी कभी गर्म नहीं करना चाहिए, या रात को कड़ी, भी दही नहीं लेना कड़ी चाहिए। माता जी, कड़ी कैसे? फिर हाँ, कड़ी, कड़ी क्या कैसे कड़ी कढ़ी का क्या होता है, हम डायरेक्ट ही दही गर्म नहीं करते, उसको पहले हम हाँ, मथते हैं बेसन ना, डाल। अच्छे से 15-15 मिनट तो कम से कम मथना चाहिए उसको पतला करके, फिर हम उसको तड़का देके कढ़ी बनाते हैं, तो वो भी कढ़ी कभी कभी हम ले सकते हैं। उसका कुछ इतना विरुद्ध जैसे इफेक्ट नहीं होता है। तो हम्म। ये दही के बारे में दूसरा है कि रात को नहीं लेना चाहिए। दही के भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। हम्म। दही जो है ग्रीष्म, शरद और वसंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए, जैसे गर्मी का सीजन, तो लोग उल्टा समझते हैं, दही ठंडक देता है ऐसे समझते हैं ना। पर हम्म। जो कड़ी धूप होती है, ग्रीष्म ऋतु, अभी वसंत ऋतु आएगा, ठंडी हम्म। खत्म होकर स्प्रिंग हम्म। सीजन, उसमें दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गर्म तासीर का होता है। ओके। तो बाकी जो सीजन है उल्टा ठंडी में हम खा सकते हैं, और जैसे अभी छाछ माता हेमंत जी, छाछ, शिशिर ऋतु या छाछ बारिश का सीजन। मतलब छाछ, छाछ छाछ। से ले सकते हैं हम। अच्छा, छाछ ले सकते पर दही नहीं ले हाँ, सकते। छाछ में क्योंकि पानी, हाँ, दही गर्मी के सीजन में नहीं ले सकते, पर ठंडी के सीजन में हम ले सकते हैं। और दही में भी, दही लेते समय रेगुलर तौर पे नहीं लेना चाहिए, आधा जमा हुआ दही नहीं लेना चाहिए। और दही में जैसे मिश्री है, या आंवला है, या मूंग दाल का सूप है, या घी है, या शहद है, इनमें से कुछ ना कुछ मिला के ही दही को लेना चाहिए, तभी दही के हमें अच्छे ये फायदे मिलते हैं। और फिर आगे विरुद्धाहार ऐसे बहुत तरीके का है, जैसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना, जैसे हम देखते हैं गरम गरम कुछ पकोड़े खाया, या फ्रेंच फ्राइज खाए, तले हुए कुछ भजिया खाया, और उसके ऊपर कुछ कोल्ड ड्रिंक लिया, आइसक्रीम लिया, ये गलत है, मतलब इसको विरुद्धाहार में ही ये समझ सकते हैं। फिर देश विरुद्ध एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में। देश यानी हम जहाँ पे रहते हैं, उस देश में जिस प्रकार का अनाज या फल सब्जी जो भी उस देश में जो उगता है ना, वही लेना चाहिए। बिहेव लाइक अ रोमन इफ यू आर रोम, इफ यू आर इन रोम, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे जिस देश में रहते हैं उसी टाइप प्रकार का से खाना हमें सूट करता है। कुछ- जैसे अभी हम इधर यूपी में, कोई समझो साउथ इंडिया से आया है इधर, साउथ इंडियन डाइट अगर उधर वो लेता है, पर अभी इधर यूपी में वृंदावन में आया है, तो यहाँ का जो वेदर है उसके शरीर पर इफेक्ट करेगा ना। तो हम्म। इसी उसी के अनुसार उसके वात पित्त कफ का ये होगा ऊपर नीचे। तो यहाँ का जो डाइट है उससे उसको वही लेना चाहिए, तो ये देश के विरुद्ध हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा मतलब ये ट्रेंड आ रहा है ना, अच्छा मतलब बच्चे भी पिज्जा या बर्गर या पास्ता हो, नूडल्स हो, चाउमीन हो, और क्या क्या बहुत लंबी लिस्ट है, वो लेते, तो ये हमारे भारत देश का पारंपरिक खाना नहीं है। जो हम ट्रेडिशनल हमारा फूड है ना भारत का,
उसी को पचाने की हमारी आनुवंशिकता होती है, जो हमारे दादा परदादा खाते आ रहे हैं वैसे ही हमारे बॉडी के जीन्स बनते हैं। तो उसी टाइप का खाना हमें लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हम लेते हैं बार बार तो बॉडी बॉडी गेट्स कंफ्यूज कि कौन सा एंजाइम्स इसको सिक्रेट करना है इसको पचाने के लिए। वो कभी कभार तो ठीक है, मतलब महीने में कभी एक आध बार खाया, तो बार बार अगर खाते तो विरुद्ध हो गए। हम्म। फिर कोष्ठ विरुद्ध बोलते हैं, जैसे कोष्ठ मतलब जिस पित्त प्रकृति का कोष्ठ मृदु होता है, तो उनको अगर ज्यादा हैवी वो खाते हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है। हम्म। ऐसे होता है। फिर हम्म। जो क्रम विरुद्ध एक बोला है, क्रम विरुद्ध यानी कुछ डाइट का आहार लेने का क्रम बोला है आयुर्वेद में। जैसे सुबह उठना है, फिर मल मूत्र विसर्जन करके नहा के फिर खाना है ना, भगवान का पूजा करके फिर खाना है। अगर ये क्रम हम फॉलो नहीं करते, उठते ही खाते हैं, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, सुबह उठते ही कि सीधा खाते हैं, नहाना वगैरह सब बाद में, हम्म। तो इसको क्रम विरुद्ध बोला गया है। हम्म। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी आप। यस माता जी इसका। आवाज आ रही है अभी? यस माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये आवाज इसमें से स्लो आ रही है, कम आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज ठीक से आ रही है माता जी, बोलिए। मेरी आवाज कम आ रही है पर, मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ आपको? हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है माता जी, क्लियर आ रही है। हाँ, क्योंकि ये निकालती तो बहुत स्लो आवाज आ रही है। हाँ नहीं नहीं, अभी आपकी ठीक आ रही है बस। हाँ, तो ऐसे विरुद्धाहार के बहुत सारे क्राइटेरियाज है। हम्म। तो जो मैंने बताया, और दूध के साथ जैसे फल नहीं लेना है, हम्म। वैसे ही दूध के साथ नमकीन पदार्थ नहीं लेना है, दूध के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेना है, दूध और मूली मूली जो होता है वो दूध के साथ नहीं लेना है। फिर दही के साथ उड़द की दाल, वो भी नहीं, वो विरुद्ध आहार में आता है। जो दही वड़ा हम लेते हैं अच्छा। वो विरुद्ध आहार होता है। ओ तो आपने उसके तो मान जगह लो पे दही बड़ा, तो फिर दही बड़ा। नहीं, तो फिर हमें अगर दही वड़ा लेना है तो अगर मूंग दाल का वड़ा हम बनाते तो वो अच्छा। ज्यादा हेल्दी होगा, अच्छा मूंग क्योंकि दाल। दूध के साथ मूंग, हम्म। बोला ना कि दूध के साथ मूंग मिक्स कर सकते हैं, ओके। तो वो विरुद्ध आहार नहीं होगा। दही वड़ा बनाना है तो मूंग दाल के साथ बना। तो इतना वाइड रेंज है विरुद्ध आहार का, तो वो ओके, तो हमें अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं माता जी। आपका वीडियो ऑफ है क्या माता जी? वीडियो ऑफ है। एक वीडियो मिनट। ऑन करें। हम्म। हाँ, अभी हाँ ओके। अभी माता जी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्राची, यस प्राची। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा, राधा रमन माता जी। माता जी, my I have two questions. First, you told that आपने जो पानी के बारे में बोला, तो आपने कहा कि पानी अगर पहले लेते हैं तो वेट लॉस होता है, मतलब और आप बाद में लेते हैं तो वेट गेन में वो मदद करता है। तो आपने कहा बीच बीच में लेना है। तो मतलब ऐसे मेडिकल साइंस में से कहते हैं कि जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर जो है, जब हम कंज्यूम करते हैं फूड, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो बीच में पानी लिया तो वो जठराग्नि जो है वो वीक नहीं हो जाएगी, या फिर इट इज, मतलब वो थोड़ा मुझे अ, समन्वय कर देते तो, बिकॉज आई एम कंफ्यूज इन दैट हम्म। ओनली, कि बीच बीच में लेना चाहिए, बीच बीच में लेंगे तो डाइजेस्टिव फायर कम नहीं हो जाएगा। यस राधा रूपा माता जी, आपको सुनाई दिया क्वेश्चन? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, अनम्यूट जी करिए जी। माता जी। हाँ। यस, माता जी आपको सुनाई दिया क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी, आपको क्वेश्चन सुनाई दिया? पूरा नहीं सुनाई दिया माता हाँ जी। प्राची वो ऐसा बीच में बोल से रहे, बोल रहे थे ऐसा। मेडिकल साइंस का, तो हाँ कट हो गया। हाँ प्राची, ऐसा प्राची माता जी पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि खाने से पहले पानी पिएंगे तो वेट लॉस होता है, और खाने का बाद पानी पिएंगे तो वेट गेन होता है। तो वैसा बोले कि खाने के दौरान जैसे आपने बोला कि थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, तो उससे जठर अग्नि मतलब मंद तो नहीं पड़ जाएगी? वीक वीक नहीं वीक होती। तो, हाँ वीक तो हाँ। नहीं हो जाएगी ऐसा? नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है। वो मतलब बैलेंस, उसका संतुलन बनाए रखता है वो। हम्म। क्योंकि कैसे है ना, जो हमारा जो स्टमक होता है, जठर होता है, वो मिक्सर की तरह काम करता है। जब हम चटनी पीसते हैं मिक्सर में, तो थोड़ा सा पानी डालते हैं तो वो अच्छे से मतलब मिक्स हो जाता है ना, ब्लेंड हो जाता है। तो उसी तरीके से जो हम डाइट लेते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा अगर बीच में पानी डालते हैं तो अच्छा। हरे कृष्णा। तो अच्छा वो पूरा जो अन्न होता है वो मिक्सिंग का काम करता है। हाँ हाँ, मतलब वही पानी ओके पीना माता जी। पीना। और माता जी दूसरा क्वेश्चन, हम्म। हम्म। माता जी दूसरा क्वेश्चन था कि अगर फर्टिलिटी बढ़ानी हो तो हमें किस प्रकार का फूड इंटेक करना चाहिए? मतलब अगर पीसीओडी है और आपको फर्टिलिटी बढ़ानी है, देन व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी कंज्यूम? जैसे अभी विरुद्धाहार के बारे में हमने देखा ना, वो तो अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इस टाइप का अगर हम डाइट लेते हैं तो जो हमारे चैनल्स होते हैं बॉडी के, जो अलग अलग सिस्टम्स होती है ना, जो ब्लड सप्लाई वहां पे होता है, जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और नरिशमेंट वहां तक नहीं पहुंचता है, जो यूट्रस है या ओवरी है। तो ये जो विरुद्ध आहार तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। और जो मतलब जैसे फर्टिलिटी बढ़ाने वाला जो आप बोल रहे हैं, तो उसमें गाय का घी, मतलब शुद्ध गाय का घी, गाय का दूध, जो भी सात्विक है, तो उस टाइप का ही खान पान वो होना चाहिए। और जैसे शतावरी है, फिर एलोवेरा है, अशोक है, वो भी आप मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। हम्म। और खाने में ज्यादा रूखी चीजें नहीं लेना है आपको। जैसे बाजरा है, वो या तो जो भी मिलेट्स है ना, ज्यादा जो ड्राइनेस लाती है, हम्म। तो वो वाला ऐसा डाइट आपको लेना चाहिए। माता जी ये जो विरुद्धाहार का लेकिन जो नहीं लेना चाहिए। विरुद्धाहार का जो आपने जो बताया ना कि 18 प्रकार के विरुद्धाहार आयुर्वेद ने बताया, उसका लिस्ट थोड़ा मुझे व्हाट्सअप करिएगा क्लास के बाद, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ। तो सारे, मैंने ऐसे नोट्स निकाले, तो वो पूरा 18 टाइप का मैं आपको हाँ भेज हाँ, देती हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप करेगा तो मैं अपने ग्रुप में शेयर करूंगी, तो सभी को फायदा हो पाएगा। यस प्राची, तुम कुछ पूछना चाहती हो? माता जी बाजरा मिलेट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना है, नहीं खाना है, ओके ओके। बाजरा वगैरह नहीं खाना है। ओके ओके ऐसे भी गुजरात में तो आपके गर्मी बहुत गर्मी ज्यादा है गुजरात। गर्मी है ना उधर। बाजरा वगैरह कम, हमारे यूपी में बाजरा ठीक है। हाँ, यस। इधर तो चल सकता है। यस। ओके यस। माता जी, यस थैंक यू शिवानी थैंक यू। माता जी, यस शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बस प्रणाम। जी माता जी, मुझे पूछना था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए माता जी क्या डाइट होनी चाहिए, प्रेफरेबली बच्चे जैसे मेरे बेटे को, मतलब काफी टाइम से, जब से बचपन से ही, मतलब अभी वो हरे कृष्ण। के लिए क्या स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए? तो उसमें आप उसको, जो हम आटा गूंथते हैं ना, जो रोटी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो रोटी में एराटिक, कैस्टर ऑयल? हाँ थोड़ा सा, मतलब अच्छा। 12 साल है ना, तो 1-1.5 चम्मच उतना मिला सकते हैं, 5 से 7, 7-8 ml तक, तो वो ले ओके। सकते हैं। और या दूध में थोड़ा सा किशमिश जो होता है, मुनक्का, हाँ हाँ। उसको उबाल के वो दे सकते हैं। और सोक किया हुआ अंजीर दे सकते हैं। और थोड़ा सा मुलेठी, मुलेठी और शहद, मुलेठी। शहद और घी ऐसा मिक्स कर सकते हैं।
पर जो घी और शहद होता है उसको सेम इक्वल अमाउंट में मिक्स नहीं करना है, डिफरेंट अमाउंट में, तो उसको वो दे सकते हैं। मतलब सुबह का दूध ड्राई दूध कॉन्स्टिपेशन होता है और रात का दूध कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, क्या ये करेक्ट है? क्योंकि इसी पॉइंट पे जो माता जी पूछ रही है, इसलिए हरे कृष्णा। दूध बहुत ज्यादा नहीं ले देना है रात को, उसमें हम घी डाल के अगर देते हैं, किशमिश वगैरह वो डाल के देते हैं तो नहीं करेगा वो। और जो उसका डाइट है ना वो अभी कैसा, मतलब ज्यादा विरुद्ध आहार तो नहीं वो ले रहा है, जैसे पास्ता या जो अभी लेते हैं बच्चे, पिज्जा जो पसंद पास्ता करते हैं। वगैरह तो नहीं ले रहा माता जी, बट हाँ ब्रेड वगैरह का इंटेक काफी है, ब्रेड काफी खाता ज्यादा है। वो ब्रेड भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करता है, क्योंकि वो हाँ। कैसे होते हैं देखो, आप पिज्जा या ब्रेड जो होते हैं ना, एब्सॉर्ब करता है ना ज्यादा वाटर कंटेंट बॉडी का, वैसा वाला डाइट नहीं चाहिए उनको, जी। जो हाइग्रोस को मतलब। रफेज रफेज जैसे डॉक्टर बहुत बोलते हैं ना कि रफेज ऐड करने से, पर फायदा नहीं हो रहा है। रफेज तो काफी खिलाते ही हैं, सैलेड वगैरह। तो वही पर बोल रही हूँ ना, रफेज। आंखों में जो हम्म। रुक्षता होती है, जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें जो हम्म। ड्राइनेस आता है वो कम करना चाहिए। तो ये सब हम्म। डाइट अवॉइड करके घर का सादा दाल चावल रोटी सब्जी, और हाँ जी। सब्जियों में भी जैसे आलू वगैरह होता है वो अवॉइड करना हम्म। चाहिए। आलू avoid करना। सब्जी में जैसे लौकी होता है या जुकीनी होता है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी सब्जी, पम्पकिन है, हम्म। तोरई है, हम्म। ऐसी सब्जी ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है। वही आय वाले चैलेंजिंग आइटम है। को जैसे बंद ठीक है करना। माता जी। हाँ जी, एक माता जी और प्रश्न था फीमेल्स ऑस्टियोपोरोसिस को लेके। उसके लिए माता जी क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि आजकल ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा मतलब इसके बाद खास करना मीनोपॉज के बाद हो रहा है। तो एक्चुअली मेनोपॉज का क्या होता है ना, जो हमारे स्त्रियों में स्पेशली अलग अलग हमारे अवस्थाएं होती है ना, जैसे प्रेगनेंसी की होती है, फिर सूतिका बोलते हैं डिलीवरी के बाद में, फिर हम्म। रजस वाला मतलब ड्यूरिंग मेंसेस, और मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद में क्या होता है कि वात शरीर में बढ़ने लगता है, और वात और हमारा अस्थि धातु जो होता है यानी बोन्स, उसका बहुत संबंध है, एकदम गहरा संबंध है। तो हम्म। अगर बात हम बैलेंस में रखते हैं तो हमारा जो बोन्स है वो हम अच्छा उसकी क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं। तो इसलिए हम्म। वात को बैलेंस करने वाले जो भी उपाय है, जैसे अभी मैंने बोला दूध घी, ये सब वात को कम करने वाले होते हैं, और हम्म। शरीर की मालिश करनी चाहिए। और बस्ती नाम की ट्रीटमेंट आती है, बस्ती जो है पंचकर्मा में बस्ती यानी जैसे एनिमा देते हैं, तो उसी सेम प्रोसीजर होती है, ऑयल का बस्ती होता है, काढ़े का बस्ती होता है। तो ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो उनमें ऑयल बस्ती काफी हेल्प करता है। तो तो वो कैल्शियम माता जी कहते हैं ना कि कैल्शियम लेना चाहिए, तो कैल्शियम एक्चुअली तो फिर। आयुर्वेद जो है ना, कैल्शियम या विटामिन या मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे नहीं सोचता है। आयुर्वेद जो सोचता है वात पित्त कफ, इसके टर्म्स में हम्म। सोचता है। अगर हम वात को बैलेंस रखते हैं तो अपने आप जो भी कैल्शियम है वो सब बैलेंस में रहता है। अगर हम हमारा डाइट अच्छा रखते हैं, षड रसात्मक जो बोला है, मीठा खट्टा हम्म। नमकीन कड़वा जी। तीखा कसीला, ये 6 रस तो हम्म। होने ही चाहिए। अभी हम इसमें से ज्यादा तो मीठा खट्टा नमकीन इतना ही होता है, पर कड़वा हम्म। कसेला ये तो कम रहता है, तीखा भी खाते हैं, पर हम्म। कड़वा हम्म। कसेला तो लगभग होता ही नहीं है। अगर हम ये हम्म। बैलेंस बैलेंस डाइट मतलब ये 6 रस रस वाला डाइट होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। ओके। फिर अगर कैल्शियम का ही आप बोल रहे हैं तो फिर उसमें हम शंखवटी या शंख भस्म ऐसे भी आयुर्वेद में औषधि आती है, वो भी ले हम्म। सकते ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू शिवानी माता जी। ओके, भूमिका माता जी। भूमिका। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हरे कृष्ण। हाँ, माता जी जैसे कि आपने बोला कि मतलब मॉर्निंग में कम ही मतलब ऐसा अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो पानी वगैरह पीजिए। ओके। सो एंड हम्म। माता जी मतलब हम इंडियंस की जो डाइट्स होती है उसके अंदर प्रोटीन्स ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम होता है। ओके। एंड फाइबर भी मतलब उतनी मात्रा में हम खाते नहीं। तो आप कोई ऐसे मतलब लाइक फूड बता सकते हो कि जिसमें मतलब इन सारी चीजों की मात्रा ज्यादा हो। मतलब प्रोटीन और फाइबर से बोल रहे हो? प्रोटीन और जैसे फाइबर कि की मात्रा ज्यादा। जैसे कि माता जी फाइबर की मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर हमारे खाने में अगर फाइबर्स की मात्रा अगर कम होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके।
एंड अगर फाइबर ये नहीं, अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, तो आपको एक वीक, एक टाइम के बाद मतलब जो आपकी बॉडी में जो लाइक आपके मसल्स जो होते हैं, वो अपनी मतलब जो ताकत होती है वो खोना जो स्टार्टअप करते हैं, तो वो अगर आपकी डाइट में अगर प्रोटीन नहीं है, तो वो चीज आपकी बॉडी में बहुत एकदम अर्ली मतलब जल्दी होती है वो चीजें। मतलब मसल वीकनेस ऐसे बोल रहे हो? यस माता जी। एक सर्टन एज के बाद में वैसे देखा जाता है, जैसे रजो निवृत्ति के बाद, मेनोपॉज के बाद में ऐसे होता है। तो प्रोटीन एक्चुअली अभी जैसे मैंने बोला, प्रोटीन और फाइबर ऐसे टर्म्स में आयुर्वेद का सोचना है नहीं। अगर हम षड्रसात्मक आहार लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये फुल मील होता है, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सभी आते हैं। आप देखो, दाल में प्रोटीन आता है, फिर रोटी जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, खिचड़ी जो है परफेक्ट मील है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ये है। फिर हम ये पनीर पनीर ले सकते हैं, अगर हमारा ये डाइजेशन अच्छा है, हमें अच्छी भूख लगती है तो पनीर भी हम ले सकते हैं। और फाइबर्स के लिए फिर ये हम पपीता वगैरह वो ले सकते हैं। सैलड्स, अगर सैलड्स में भी ऐसे ही है, जो कच्चा कच्चा जो भी होता है ना, उसको पचाने के लिए अग्नि को ज्यादा लोड होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा लोड देके उसको पचाना पड़ता है। तो उसको भी थोड़ा सा हाफ कुक करके आप ले सकते हैं, गाजर चुकंदर है ऐसा। ओके और माता उसके जी। साथ में मतलब एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम जैसे उसके अनुसार पंचकर्मा में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेना चाहिए। क्योंकि ओके माता मसाज जी। वगैरह जो है, कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स है जो कि मसल वेस्टिंग या मसल्स को ताकत देने वाले ऑयल मसाज होते हैं या बस्ती होते हैं, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। ओके, सुरभि माता जी। ये सुरभि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। माता जी, मेरा प्रश्न है कि बच्चों की जैसे पेट दर्द की समस्या होती है, पेट दर्द और नौसिया से, मेरे बेटे को नौसिया बहुत बार होता है और पेट दर्द होता है तो उसके साथ में नौसिया भी होता है कि उल्टी जैसा फीलिंग। तो उसके लिए घरेलू क्या आयुर्वेदिक हम क्या कर सकते हैं? कितने साल का है वो? 9 साल का होने वाला है अप्रैल में। अच्छा, तो एक तो उल्टी हो रही है, या मतलब उल्टी जैसा होता है, तो उसका डाइजेशन कितना अच्छा है वो देखना चाहिए, वो कैसे कितनी बार खाता है। उसको, बच्चों को भी यही सेम रूल एप्लीकेबल है, बिना भूख के उनको देना नहीं। अभी मेरा भी बच्चा है 10 साल का, जब भी वो बोलता है भूख नहीं है तो मैं देती नहीं उसको। जब अच्छी भूख लगती है तो देना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम आधा तो उधर सॉल्व हो जाता है। और अगर ऐसे होता है तो मतलब जो सौंठ का पाउडर होता है वो आप घी में मिला के उसको चटा सकते हो। और जो पेट में दर्द होता है तो उसके लिए, कीड़े तो पेट में नहीं है, वो एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अक्सर मतलब कीड़ों की दवा बीच बीच में देते रहना चाहिए। तो कृमिशोधिनी वटी करके आती है आयुर्वेद में, वो दे सकते हैं। और जो पेट दर्द है उसके लिए आप पेट को हींग हींग जो होता है गर्म पानी में मिला के उसका लेप लगा सकते हो नाभि के बगल में, और पेट को गर्म कपड़े से सेकना चाहिए, सेक सकते हैं। और थोड़ा सा अजवाइन जो है, जीरा और अजवाइन, उसको मतलब पाव पाव चम्मच, 1/4 टीस्पून गर्म पानी में डाल के उसको पीने को खाने से पहले दे दो, थोड़ा सा नींबू डाल के। तो उससे भी मतलब घरेलू इलाज में ये कर सकते हैं आप, उससे उसको आराम मिल सकता है। और थोड़ा कैस्टर ऑयल भी नाभि में डाल सकते हो। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। ओके, उज्ज्वला। उज्ज्वला माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मेरे अभी एक माता जी में आवाज आ रही है ना माता जी आपको? थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। थोड़ा सा हम्म। हरे कृष्णा माता जी। ओके, बोलो। बोलो बोलिए। उज्ज्वला माता जी, यस बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो अभी 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 10 दिन बाद फ्रेश होता है। तो मेरा लड़का है 3.5 साल का है अभी, और उसको भी ऐसी प्रॉब्लम है, कब्जियत ज्यादा रहती है, 3-4 दिन फ्रेश ही नहीं हो पाता है, वो आवाज दवा थोड़ा देनी सा पड़ती है उसे ऐसा। आ रहा है, आवाज ठीक से नहीं।
ओके। माता जी ऐसा बोल रहे हैं, उज्ज्वला माता जी पूछ रहे हैं कि उनका 3 साल का लड़का है, 3 साढ़े 3 साल का लड़का है, तो उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है। मतलब हम्म। उसको वो मतलब टॉयलेट जाता ही नहीं, मतलब उसको होता ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या दूं, 3 साल का बच्चा है उनका। 3 साल का है तो आप उसको खाने में अभी सब कुछ देते हो क्या? दाल रोटी सब्जी ऐसे? हाँ हाँ, यस माता जी, दाल चावल ऐसा ही खाता है, रोटी तो बहुत कम खाता है। रोटी तो खाता ही नहीं, ऐसा बोल रहे, दाल चावल ही खाता है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर शहद और घी के साथ मिला के उसको चटा दो। और घी। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर बस्ती जो होता है, थोड़ा सा ऑयल पुश करना होता है वो, छोटे बच्चों में भी किसी आयुर्वेदिक पंचकर्मा तज्ञ से वहां से वो करवा सकते हैं। 3 साल के बच्चे को भी माता जी? थोड़े से क्वांटिटी में दे सकते हैं। अच्छा। हाँ। 5 ओके। ज्यादा अगर दिक्कत है अच्छा उसको भी अच्छा। पेट को आप सेक लीजिए। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल नाभि में लगा के या घी डाल के नाभि में उसको पेट को सिकाई करो। अच्छा, अच्छा माता जी। मतलब पेट को सिकाई करिए, और मुलेठी पाउडर माता जी, उज्ज्वला माता जी, मुलेठी पाउडर माता जी मुलेठी बता रहे हैं। पाउडर और उसको खाने में काला मुनक्का, अंजीर वो सब दे दो अच्छा। भिगो के। क्या 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 माता जी? मुनक्का, जो काला मुनक्का। मुनक्का होते हैं मुनक्का। ना, हम्म। हाँ, और अंजीर, एक आधा अंजीर ऐसे भिगो के उसको दे दो। मुनक्का और अंजीर माता जी बहुत अच्छा रहता है, वो तो मुझे ही पता, मतलब अंजीर, मुनक्का स्पेशली बहुत अच्छा रहता है कॉन्स्टिपेशन में। आप पानी में भिगो के रात पे रखिए, 3 4, मेरे बेटे को भी प्रॉब्लम था पहले, मुनक्का में बहुत दिया माता जी, था। आपने पहले का वो मुनक वो क्या होता है? हाँ, क्या? वो आपने अंजीर से पहले कुछ कहा ना? मुनक्का, मुनक्का। मुनक्का ही मुनक्का बोला, माता जी, मुनक्का। मुलेठी। मुनक्का एक किशमिश की तरह दिखता है, पर थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। किशमिश जैसा दिखेगा आपको, बड़ा होता है साइज में। उसको पानी में भिगो के रात को, और सुबह उठ के खाली पेट जब उठता है तभी उसको, बहुत मीठा होता है, अच्छा लगता है, किशमिश की तरह ही होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। मुलेठी, मुलेठी में भी थोड़ा सा काला नमक मिला के वो गर्म पानी के साथ भी आप दे अच्छा। सकते हो। मुलेठी भी माता जी बोल रहे हैं, मुलेठी भी बहुत अच्छा, मुलेठी पाउडर आपको इंटरनेट अमेजोन पे भी मिलेगा, और ऐसे भी आजकल बहुत अवेलेबल है। छोटे बच्चे को ज्यादा स्ट्रांग दवाई नहीं हम दे सकते। हाँ, मुलेठी। ये इतना आप ये करो, अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा ऑयल बस्ती देते हैं तो भी फायदा होता है। ओके। अच्छा। सुलक्ष्मणा, सुलक्ष्मणा माता जी। माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा मेरा क्वेश्चन है कि मेरा है ना विटामिन डी लेस से मतलब डेफिशिएंसी में है, तो मैंने आयुर्वेदिक वो गिलोय गिलोय नीम पाउडर और सूट पाउडर मैंने चालू किया है एक एक 2 महीने से। हाँ, तो उससे उससे अभी थोड़ा फर्क है, पर वो लेना ही चाहिए ऐसे रेगुलरली, मतलब गर्मी में भी ले सकते हैं। हाँ, गिलोय तो आप ले सकते हैं। गिलोय के साथ क्या बोला आपने? नीम गिलोय के पाउडर और सूट पाउडर तीनों मिक्स करके मैं सुबह पानी में लेती हूँ। नीम पाउडर और सूट पाउडर। गिलोय तो ले सकते हैं, हाँ, सूट थोड़ा सा गर्म होता है, तो आप गिलोय कंटिन्यू रख सकते हो। और शतावरी आप ले लो, शतावरी का कल्प आता है, और शतावरी पाउडर भी ट्रिपला आता है, वो दूध ट्रिपला में। ट्रिपला भी मिक्स करती हूँ मैं उसमें। ट्रिपला पाउडर भी मिक्स करती हूँ तो अच्छा डिपला, रहेगा। डिपला। त्रिफला, ट्रिपला त्रिफला। पाउडर, हाँ हाँ, ट्रिपला पाउडर, हाँ। पिपला, 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 पिपला पाउडर पाउडर। करना ऐसे जरूरी नहीं है, आप शतावरी ले सकते हो उसके साथ। और गोक्षुर नाम का पाउडर आता है, वो ले सकते हैं। ये शतावरी का पाउडर दूध क्या के नाम? साथ ले लो, और थोड़ा सा मतलब धूप लगनी चाहिए, ऐसा थोड़ा कुछ ये चाहिए, मतलब धूप में बैठ के थोड़ा सा हाँ, वो प्राणायाम कभी किया, ले रही हूँ। पार्क में बैठ के प्राणायाम किया, हम्म। ऐसा कुछ ये करना चाहिए। और उसके लिए भी जैसे मैंने बोला कि अस्थि धातु यानी बोन्स जो होते हैं, हड्डियां, और हमारा वात, उसका बहुत संबंध होता है। तो बस्ती ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सभी लेडीज में आफ्टर 40 या 50 वो लेना चाहिए, बहुत उसका अच्छा फायदा होता है। क्या नाम बताया माता जी आपने वो? बस्ती ट्रीटमेंट होता है, बस्ती, हम्म। बस्ती। बस्ती नहीं, वो गोरख वो क्या बोला ना गोक्षूर, अपना वो। गोक्षूर और शतावरी तो जैसे एक स्त्रियों के लिए टॉनिक होता है, शतावरी। स्त्रियों का फ्रेंड है जैसे शतावरी, शतावरी है या एलोवेरा है, ये सब लेडीज के लिए बहुत अच्छा है। वो शतावरी कैसे लेना है माता जी वो? शतावरी का पाउडर आता है, वो 1 चम्मच आप दूध में मिला के सुबह शाम ले सकते हो।
और या तो शतावरी का कल्प बनाते हैं मीठा, उसको भी ले सकते हैं 2 चम्मच, हाँ उसको शुगर डालने की जरूरत नहीं है फिर दूध में, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे कम मतलब ऐसा पेन पेन कम हो जाएगा ना फिर बैक का? हाँ, उसको आप लगातार ले लो। और बैक में पेन भी होता ठीक। है तो फिर थोड़ा लोकल ऑयल मसाज भी करो, क्योंकि पेन होता है मतलब ठीक केवल है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इसीलिए पेन होता है, ऐसे नहीं है। जो वात बढ़ता है ना बॉडी में। मैग्नीशियम भी कम है। हाँ मैग्नीशियम भी कम है मेरा। मैग्नीशियम भी कम है। हाँ, वही बोल रही हूँ ना, मेनली क्या होता है ना, हम जो 6 रस वाला आहार होता है वो उतना होता नहीं, तीखा या कड़वा रस या कसेला वो लेते ही नहीं हम ऑलमोस्ट। तो आंवला जो होता है ना, आंवला इसीलिए आंवला जो है टॉनिक बोला है आयुर्वेद में। आंवले में 5 ये स्वाद होते हैं, ठीक है। नमकीन स्वाद छोड़ के पांचों के पांचों स्वाद आंवले में होते हैं, इसीलिए डेली आंवला भी खाते हैं तो वो पूरा बॉडी को अच्छा नरिशमेंट देता है। तो वो भी आप आंवला, ठीक है गुड़चूर, शतावरी वो ऐसा शुरू करो। ओके। केशव माता जी, प्रिया हरे माता जी। कृष्ण। केशव प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। जय हरे श्री प्रणाम कृष्ण। माता जी। प्रणाम। माता जी ना, मेरे को मैरिज के बाद में ना पीसीओडी और ये सब थायराइड हो गया था। एक्चुअली रूटीन बहुत चेंज हुआ था, हस्बैंड का मतलब रूटीन काफी चेंज था, रात को 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, ऐसे था पहले। तो इस वजह से थायराइड हो गया था। और अभी जस्ट डिलीवरी के बाद में मेरा शुगर लेवल हमेशा कम रहता है या नॉर्मल रहता है। अभी डिलीवरी के बाद में 2 महीने बाद में भी जस्ट चेक किया तो टाइप 2 डायबिटीज बताया है। हम्म। तो मतलब शुगर लेवल हाई है, तो क्या करना चाहिए? हो सकता है वो जो जापे में जो लड्डू वगैरह देते हैं उसकी वजह से काफी सारा शुगर गया है। शादी के बाद डिलीवरी स्वीट खाने को ज्यादा मिल रहा होगा। डिलीवरी होके कितना समय हो गया? हमारी जी 2 महीने में। हाँ, हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में ज्यादा मीठा तो खाते हैं हम, हाँ, ज्यादा घी, लड्डू वगैरह। लड्डू, मिठाई, और मतलब उसके अनुपात में उतना एक्सरसाइज नहीं होता है ना, हम्म। तो होता है। और मेन उसमें है कि आपको भूख कैसी लगती है वो देखना चाहिए। भूख कैसी लगती है आपको, भूख अच्छी लगनी चाहिए तभी वो डाइजेस्ट कर पाते हैं ना। हम्म। मान जी जैसे भूख तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो रेंडमली अचानक से बहुत तेज लगने लगेगी और कभी कभी नहीं लगती है, तब भी खाना पड़ता है वैसे। तो आप ना थोड़ा जौ और ज्वार की रोटी ऐसा खाने में यूज करो, जी मत। वो रखो ज्यादा। और सब्जियों में भी जो जैसे परवल की सब्जी है, और वो जैसे फल वाली लंबी सब्जी होती है ना, ऐसे गिलका है, तूरी है, हाँ। ऐसे वाली सब्जी ज्यादा यूज करो। परवल तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है, इसे बोला है परवल। और करेला कभी कभी ले सकते हैं, मेथी, वो यूज करो इसे। जी माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन था। माता जी मिल्क सप्लाई के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मिल्क सप्लाई कम है तो? उसके लिए शतावरी इज द बेस्ट टॉनिक। शतावरी कल्प आता है, उसको 2-3 चम्मच आप दूध में डाल के सुबह शाम इसे ले लो। और अलग अलग, अभी शुगर आपकी ज्यादा है तो फिर कल्प से ज्यादा अच्छा है कि आप शतावरी का पाउडर ले लो। ठीक है माता जी। हाँ। ओके, कविता और एक माता आता जी। है वो जीरकाद्य रिष्ट करके आता है, या केवल जीरा भी आप चबा के खाते हो ना, जीरा और उसके साथ मिश्री तो नहीं चलेगी, जीरा चबा के खाओ, या जीरकाद्य रिष्ट नाम से एक मेडिसिन आता है, वो शुरू करो। थैंक यू माता जी। कविता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग का प्रणाम। प्रणाम। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैं यूएई में रहती हूँ, तो इधर हम्म। बहुत तो अभी समर सीजन है, इधर तो इतना विंटर नहीं होता है, 2 या 3 ही महीना होता है। बट ये थोड़ा खाने में हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं माता जी, अकॉर्डिंग टू वेदर? जब वेट लॉस करना होता है, ऐसा वेट सडनली वेट गेन होता है माता जी, तो उसमें थोड़ा हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है माता जी। हरे कृष्णा। ज्यादा हीट है ना उधर, हम्म। हीट ज्यादा जी है। माता जी। हीट हम्म। बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आप इसमें ना जैसे हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु बोला है ना, जैसे मई जून ऐसा इधर होता है, कड़ी धूप जो होती है, वैसे ग्रीष्म ऋतु की ऋतुचर्या जो है वैसे फॉलो करनी चाहिए। मतलब ज्यादा जैसे जूसी टाइप का आहार, लिक्विड डाइट, जैसे अलग अलग शरबत हो, या आंवला, आंवला बहुत अच्छा काम करेगा वहां पे। आंवले का मुरब्बा है, या गुलकंद आप ले सकते हैं, जो शरीर को ऐसे ठंडक देता है। या हम्म। चंदन का पानी है। फिर दवाइयों में भी चंदनासव आता है, सारीवासव आता है, उसका आप यूज कर सकते हैं।
और खाने में मतलब गर्मी ज्यादा है तो भूख अच्छी इतनी नहीं होती है, स्ट्रांग तेज भूख नहीं लगती है गर्मियों के समय पे। तो जो डाइट है वो भी पचने में हल्का होना चाहिए, वैसे ले। जैसे मूंग दाल की पतली खिचड़ी हो, या दलिया है, या मूंग दाल का सूप हो गया, वेजिटेबल सूप है, या खील जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छा बोला है। खील यानी जो हम धान होता है ना उसका खील बनाते हैं, जवार खील। अभी इसमें से आपको उधर क्या मिलेगा पता नहीं, ऑनलाइन देख सकते हैं। खील वगैरह या जवार की लाही, पफ्ड मिलेट्स भी मिलते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। जी माता जी। दूसरा क्वेश्चन माता जी। मेरा ये, अब मैं एक सिक्योरिटी हूँ तो मेरा थोड़ा बैक पेन का प्रॉब्लम हो रहा है 2-3 महीने से माता जी। थोड़ा थेरापी भी किया है, फिर भी अभी बहुत ज्यादा पेन होता है, जबकि उठने बैठने में भी कभी कभी इतना तकलीफ होता है माता जी। इसके लिए थोड़ा आप सॉल्यूशन बता दीजिए। नाइट थैंक यू ड्यूटी है, सर। नाइट ड्यूटी होती है नहीं माता जी, डे में होता है, बट रिसेप्शन में थोड़ा बैठना उठना पड़ता है। हम्म। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा जो वात कम करने वाले जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल मसाज थोड़ा सा लेना स्टार्ट करो। मतलब आप घर पे ही ऐसे थोड़ा सा दशमूल का तेल आता है, या बला तेल आता है, धन्वंतर तेल, ऐसा कोई तेल लेके लोकल मसाज करो। वो कर सकते हो। उधर होता है क्या पंचकर्मा ट्रीटमेंट वगैरह? जी माता जी, होता है। इधर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, तो उधर लास्ट टाइम में विजिट किया था, बट उधर डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा मेडिसिन दिया है। तो हम्म, कैल्शियम एंड विटामिन डी लो का मेडिसिन दिया है। हम्म। एंड वो दूसरा वाला एक कैल्शियम भी दिया है माता जी, बट क्या टैबलेट में दिया है। तो थेरापी भी किया था, वो तो बट मिश्रण अभी कुछ नहीं। सप्लीमेंट तो ठीक है, पर आपको वो थोड़ा सा ये लगाना चाहिए ऑयल मसाज। और उसमें पत्र, अगर स्टिफनेस ज्यादा होता है तो पत्रपोटली नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, पत्रपोटली स्वेद, वो आप करा सकते हो। फिर मसाज, स्टीम, स्टीम मतलब थोड़ी बहुत स्टीम, ज्यादा गर्मी है तो वो आप करो। और थैंक यू जैसे माता जी। होता है वो भी फायदा दे सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। कि नुपुर माता जी, नुपुर माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी। हम्म। हाँ। माता जी, मुझे गैस का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और हड्डियों से भी ना बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ब्लोटिंग रहता है ना। आपकी एज क्या है अभी? 40 हो माता जी। हाँ, तो ये जैसे ना वात बढ़ने का मतलब आयु की अवस्था वैसी है, और मे भी आपकी प्रकृति भी वात होगी। तो इसके लिए भूख अच्छी लगती है आपको? नहीं माता जी। हाँ, तो इसीलिए आपको वो डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। तो आप इसको क्या करो, थोड़ा सा हींग, 1-2 चुटकी हींग ले लो, गर्म पानी में डाल के हींग और जीरा पाउडर और थोड़ा सा नींबू डालो, वो खाने से पहले ले लो। या तो मार्केट में हिंगवाष्टक चूर्ण नाम से पाउडर मिलता है, हिंगवाष्टक चूर्ण या हिंगवादी गुलिका, हिंगवादी गुलिका और हिंगवाष्टक चूर्ण। तो इसमें से वो बना बनाया मिलता है, वो भी आप खाने से पहले ले लो। तो फिर आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और भूख बढ़ने के लिए भी थोड़ा सा सौंठ का पाउडर जो होता है, उसको आप खाने के बाद में ले लो। सौंठ और एक नागर मोथा नाम से पाउडर मिलता है मार्केट में, तो उसको खाने के बाद में ये करो, तो फिर आपकी भूख भी खुल जाएगी। और क्या बोला आपने, ब्लोटिंग होता है और क्या होता है? और माता जी, वो हड्डी वगैरह में से ना बहुत ज्यादा चटकने की आवाज आती है, बहुत ज्यादा। हड्डी में से आवाज आती है ना, जी। तो उसके लिए भी आप शतावरी लेना चालू करो। शतावरी बहुत अच्छा है सभी लेडीज के लिए। तो शतावरी दूध में डाल के वो ले लो, और अश्वगंधा की टैबलेट आती है, वो शुरू करो। और माता जी, एक और प्रॉब्लम है, मैं कोई भी दाल खाऊंगी ना तो वो मुझे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। दाल से हम्म। फिर वो बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। आपकी मुझे लगता है पित्त और वात की प्रकृति होगी। आप दाल में मूंग की दाल ही ज्यादा प्रेफर करो। कौन सी दाल यूज करते हो आप? राहत की दाल। नहीं, वो उससे बेटर है आप मूंग की दाल, मतलब पीली या ऐसी हरे मूंग जो होते हैं वो यूज करो ज्यादा से ज्यादा।
अरहर ओके सूप मैम। और जो भी दाल ये बनाते हैं ना, उसमें प्रॉपर तड़का, घी का तड़का देके वो बनाओ, और उसमें थोड़ा ठीक है सा मैम। धनिया, वो सारा डाल के बनाओ, जीरा पाउडर, धनिया, वो सब। और माता जी कितनी क्वांटिटी में लेना है शतावरी और अश्वगंधा के टैबलेट वगैरह? शतावरी 1 चम्मच पाउडर ले लो दोनों टाइम, और अश्वगंधा जो है 2-2 टैबलेट खाने के बाद में ले लो, सुबह शाम। वो ज्यादा ज्यादा लॉन्ग टर्म तक लेना चाहिए। और आपको जो कटकट आवाज आती है वो एकदम वात बढ़ने का लक्षण है, तो उसके लिए ऑयलिंग आपकी बॉडी को कम हो रहा है, इसका मतलब। तो ऑयलिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब मसाज में, बस्ती में, या नाक में भी आप सोते समय घी डालो। नींद अच्छी आती है आपको? नहीं हाँ, तो ये सब वात डिस्टर्बेंस माता है। जी, आप अभी तो नहीं आती है, जितना ऑयलिंग अभी कुछ दिनों से। जितना आप ऑयलिंग करेंगे ना बॉडी का, उतना अच्छा आपको फायदा होगा। नाक में गाय का घी डाल के सोते समय घी डाल के सो जाओ। फिर पैर के तलवों को भी मसाज करो, नाभि में भी घी डालो। ये सब उपाय करेंगे ना, और थोड़ा सा अभ्यंग यानी मसाज करो फुल बॉडी में, इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। ओके, ठीक है अनीता, माता जी। अनीता जय माता माता जी। जी। अनीता माता जी, हाँ। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हाँ माता जी। माता जी, एक माता जी का प्रश्न है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे को मतलब स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे क्या करना चाहिए? कौन सा महीना और है अभी उस उनका? उनको 2 महीने के बाद डिलीवरी माता जी। 2 महीने के बाद डिलीवरी है? जी माता जी। हाँ, मतलब अभी 7वां महीना है ना? जी माता जी। हाँ, तो मतलब क्या खाने से मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए, और बच्चे को ग्रोथ करने में क्या खाना चाहिए, और अभी तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो आयुर्वेद में बहुत डिटेल है। जो चरक सुश्रुत संहिता में ना, पूरा एक एक महीने में क्या क्या डाइट लेना चाहिए वो सब डिटेल है। एक्चुअली 7वें महीने तक ऑलमोस्ट पूरा बेबी बन जाता है, मतलब 7वें में भी कभी कभी डिलीवरी होती है ना, तो बच्चा पूरा बन जाता है। अभी उसका वेट गेन और इम्यूनिटी के लिए हम कर सकते हैं। तो जैसे शतावरी बहुत अच्छा काम करता है, बाद में भी दूध आने के लिए भी वो काम करेगा, बच्चे का वेट गेन करने के लिए भी अच्छा काम करेगा। और जो सिंगाड़ा आता है ना, सिंगाड़े का आटा, सिंगाड़ा ही बोलते हो ना? अनीता सिंगाड़ा माता होता जी जी, माता जी। जी। है, जी। सिंगाड़े। तो सिंगाड़े का ज्यादा यूज करो बोलो, फिर उससे बच्चे का जो वजन, वेट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। मतलब सिंगाड़े का आप कुछ भी बना के, जैसे हलवा हो गया, खीर हो गई, या उसके चीले, ऐसा मिक्स करके वो बना सकते हैं। और जो हमारा गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड, अभी तो महंगा हो गया है, पर प्योर गोल्ड किसी फॉर्म में आपके पास होगा, तो उसको पानी में बॉईल करके, मतलब पानी में सोने की रिंग हो या कुछ भी ऐसे होता है, तो पानी उसको आधा बॉईल करके वो पानी पीने को दे दो, तो उसकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी, बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी। उसका बच्चे का वर्ण जो है, कॉम्प्लेक्शन, वो भी अच्छा होने में हेल्प होता है। फिर आप पद्मकाष्ठ नाम का पाउडर आता है, वो बच्चे की हड्डी, इवन मदर के लिए भी हड्डी स्ट्रांग करने के लिए हेल्प करता है। फिर मखाना बहुत अच्छा है, आप मखाने की खीर या मखाना घी में भून के उसका लड्डू या ऐसे कुछ दे सकते हो। फिर ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हो, उसमें खजूर है। फिर काजू वगैरह मत दे दो, खजूर और थोड़े से बादाम, 2-3 बादाम भिगो के पानी में या दूध में भिगो के दे दो। खजूर दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं, अंजीर दे सकते हैं। और फलों में भी पोमोग्रेनेट, अनार दे सकते हैं। मतलब पपीता और अनानास छोड़ के बाकी के फल दे सकते हो। और बाकी डाइट में मुलेठी जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, बच्चे का मतलब कॉम्प्लेक्शन और आवाज अच्छी होने के लिए। और मंथ वाइज अलग अलग ऐसे बोला है। तो जैसे शतावरी हो, अश्वगंधा तो नहीं, शतावरी और जीवंती नाम की एक वनस्पति आती है, उनको दूध में डाल के, वो दूध पका के वो अगर लेते हैं तो भी बच्चा हेल्दी होने में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर एक सारीवा नाम की वनस्पति आती है, तो उसको अगर देते हैं तो मतलब बच्चे का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, अच्छा होता है। और वो इनॉल मतलब हीट नहीं बढ़ने देता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, वो अच्छा काम करता है। तो वैसे आप दे सकते हो। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए
और 8वें महीने में बोला है कि क्षीर यवागु यानी दूध में पकाई हुई चावल की खीर। 8वां महीना जैसे शुरू होता है तो जैसे स्वीट राइस हम बनाते हैं उतना गाढ़ा करके नहीं, पर दूध में चावल को अच्छे से पका के घी में थोड़ा सेक के वो वाला खीर दे सकते हो आप 8वें महीने में। और 9वां महीना जैसे आता है थोड़ा सा लेग्स की हल्के से मसाज, वैसे प्रेगनेंसी में इतना मसाज नहीं करना चाहिए पर थोड़ा सा पैरों का मसाज और थोड़ा सा स्टमक पे एब्डोमेन पे थोड़ा सा हल्का मसाज कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वां महीना जब भी लगता है, 9th मंथ लगेगा तभी बस्ती ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार। काम धंधा नहीं ऐसा नवा नवा आखड़ा दे हम पोरल आ मुक्या आ घरे मुक्या पेला आ मम्मी ना पिया हाँ हफ्ते पिया फटाफट हफ्ते में एक बार ऑयल का बस्ती देंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये ऐसे आप फॉलो कर सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच माता जी फॉर हरे कृष्ण कमिंग द माता जी। क्लास। मुझे पता हरे है बहुत कृष्ण। सारे लोग का और भी शायद प्रश्न उठ रहा होगा। तो मैं एक काम करूंगी, मैं माता जी का नंबर ग्रुप में शेयर करूंगी, आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। माता जी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं हर चीज। मैं खुद भी उनके क्लिनिक में, माता जी, हाँ मैं बताना भूल गई, माता जी गुरुकुल में ही सेवा देते हैं। हमारे गुरुकुल कैंपस में सभी बच्चों के तबीयत वगैरह सब वही देखते हैं। शी इज मेड डॉक्टर हियर। तो मैं काफी उनके क्लिनिक विजिट करती हूँ यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है उन्हीं के पास जाती हूँ और वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग भी व्हाट्सएप मैसेज से पूछ सकते हैं और भी डिटेल में अपने प्रश्न या क्वेश्चन। सो थैंक यू, आई एम एंडिंग हियर, आई हैव अनदर क्लास इन गुरुकुल। सो थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग टू आवर क्लास। और बहुत बहुत इतना अच्छा जानकारी आपने दिया, बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही लाभदायक, हमें बहुत ही यूजफुल जानकारी आपने आयुर्वेद से दिया है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। सो विल से वन महामंत्र फॉर माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम, हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रणाम, माता जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। खत्म। थैंक यू सो मच।